8. उस मुर्दा घर में बिताया हुआ एक एक दिन मुझे अजीब सा लगने लगा और दूसरे दिन जिस दिन मैं अपनी मर्जी से उस मुर्दा घर में गया, वहां पर उन बाबा ने मुझे खुद से बुलाया और इस बार उन्होंने ये बोला कि आज की रात सबसे भयानक होगी। और शायद थी। वो अपने पास रखे टिफिन को बजा बजा कर किसी को बुलाने लगे। जब मैंने उनसे कहा कि ये सब क्या है तो उन्होंने कहा कि मैं अपने खाने का इंतजाम कर रहा हूँ। मेरे सामने उन्होंने बोला कि मैं टिफिन खोल कर खा जाऊं उसे। और जब वो चले गए और मैंने उस टिफिन को खोला तो उसमें 2 कटी हुई उंगलियां थी। मैंने डर के मारे जब उन उंगलियों को फेंक दिया तो मैं क्या देखता हूं कि फिर से मुर्दा घर से वो बॉक्सेस के खुलने बंद करने की आवाज आने लगी और पीछे एक सीटी के साथ वो इंसान बैठा था जो उंगलियों को खाए जा रहा था। इसके बाद जब मैंने ये चूज कर लिया कि मैं उस आदमी की तरफ जाऊंगा, देखूंगा कि वो कौन है, तो बाबा ने पीछे से मेरा हाथ अचानक से पकड़ लिया और बोला कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो जान का खतरा है। और वो बाबा उसी आत्मा को बुलाने के लिए शायद ये क्रिया कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा, आप गार्ड हैं यहाँ पर, आप ये सारी हरकतें क्यों करते हैं और जो आत्मा जहां पर है आप उसे रहने क्यों नहीं देते? तो बाबा ने कहा कि तुम समझते क्यों नहीं हो, यहाँ पर बुरी आत्माएं ज्यादा हैं, इसलिए वो उन्हें कम कर रहे हैं। उन बाबा ने मेरी रक्षा तो करी, लेकिन उन्होंने मुझे गेट के पास खड़े रहने को बोला। मैं वहीं खड़ा रहा और पीछे से बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुर्दे हैं जो अपने बॉक्स को खोलकर बाहर आ रहे हैं। मैं उस मुर्दा घर के गेट के पास खड़ा, सामने दूसरे साइड उस आदमी को जो उंगलियों को खा रहा था उसे देख रहा था। बाबा भी यही काम कर रहे थे। तभी अचानक से जिस गेट के पास मैं खड़ा था उस गेट पर किसी ने दस्तक दी। मैंने बोला, बाबा अंदर कौन है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी विश्वास मत करना, यहां आंखों को छल हो सकता है। मैंने शीशे से झांक कर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कुछ बॉक्स उसमें से खुले हुए थे। मैंने फिर से एक बार नजर दौड़ाई तो मैं क्या देखता हूं कि बॉक्स नंबर 48 जो मेरे दोस्त के पापा का बॉक्स था वो भी खुला हुआ था। जबकि इससे पिछली रात जब मैं आया था तो वो बॉक्स खुला नहीं था, वो बॉक्स बंद था। मैं ये सारी चीजें अंदर नोटिस कर ही रहा होता हूं कि तभी अचानक से एक आवाज जो थोड़ी दूर से थी मगर जानी पहचानी वो आती है, सत्यम को नहीं लाए क्या बेटा? मैं जैसे ही पीछे पलट कर देखता हूं, मैं क्या देखता हूं कि मेरे दोस्त के पापा जो मर चुके थे वो एंट्री गेट के पास खड़े हैं और अपने मुंह में वो कटी हुई उंगलियों को चबा रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं उनके बेटे को नहीं लाया क्या। मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि उनकी सीटी बजाने की आदत थी और वो अक्सर ऐसी सीटियां बजाया करते थे। देखने में बहुत ज्यादा डरावना था उनका मुंह। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो जो मेरे दोस्त के पिता हैं जिनकी बॉडी अंदर रखी, उनकी बॉडी बाहर कैसे? तो वो कहते हैं कि अरे हर रात मैं आता हूं यार, आज तो दूसरा दिन है बेटा। मेरे बेटे को तो जला दिया लेकिन मैं तो आऊंगा ना, मैं तो अपने परिवार को देखने जाऊंगा। मैंने उन बाबा से पूछा कि क्या ये मुर्दा है या कोई आत्मा है? तो उन बाबा ने कहा कि बिल्कुल भी यकीन मत करना, सच नहीं होगा। मैं वहीं पर खड़ा रहा और थोड़ी देर के बाद उन बाबा ने वो गेट को खोल दिया। मैं क्या देखता हूं कि मेरी आंखों के सामने 4:22 के आसपास मेरे दोस्त के पापा की लाश के साथ साथ और भी 10-15 लोग उस मुर्दा घर के अंदर जाते हैं और कॉफिन में जाकर खुद को लिटाकर वो कॉफिन बंद कर देते हैं। उसके बाद वो बाबा कहते हैं कि बेटा देखो, ये यहाँ होता रहेगा, अब तुम आज छोड़ दो। उनके पिता यहाँ से जा चुके हैं, ये उनके पिता के शरीर में कोई और है,
तो चले जाओ तुम। मेरा दिल पता नहीं क्यों वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने बोला कि मैं रुकूंगा, और मैं वहीं पर रुक गया। उन बाबा की शायद शिफ्ट खत्म हो गई थी तो वो चले गए। मैं क्या देखता हूँ कि सुबह एक दूसरा गार्ड आता है जो वहीं पर मेरे सामने आकर बैठता है। मैं उससे कहता भी हूँ कि यहाँ पर रात को जो आते हैं वो थोड़े अजीब नहीं हैं, तो वो हंस देता और कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा जो बाबा यहाँ पर रात को आते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ पर कोई भी रात को नहीं आता है, और जो आता है वो कोई बूढ़ा नहीं, एक जवान इंसान है जिसको अभी आज से ही अपॉइंट किया गया है। 1 हफ्ते से यहाँ पर कोई नहीं था। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि कुछ लाशें आ रही होती हैं उधर से, और उन लाशों में एक लाश बड़ी जानी पहचानी होती है। जब मैं उस लाश को ध्यान से देखता हूं तो क्या देखता हूं कि वो उन्हीं बाबा की लाश है। जो रात में मुझसे 2 दिन से लगातार मिल रहे हैं। मैंने पूछा कि ये लाश कब आई है और ये ताजी है, मतलब इसको यहां पर लाया कब गया है। तो वो कहते हैं कि 3 दिन पहले इस लाश को यहां लाया गया है। मैं समझ नहीं पाया कि 3 दिन पहले तो शायद उनके पिताजी की भी मौत हुई थी, वो भी अकड़ के। तो वो गार्ड जो वहां पर बैठा था उसने बताया कि अरे भैया ये एक तांत्रिक की लाश है, और ये जो लाश है ना ये बड़ी अजीब है, ये उल्टी सीधी क्रियाएं करा करता था। इसने राजेंद्र नगर के भी बहुत सारे लोगों को पट्टी पढ़ाई। वहां के लोगों में ऐसा कहते हैं कि काला जादू करा गया, कोई तो फांसी से भी मरा था और उसके हाथ पीछे अकड़ गए थे। ऐसा लोग कहते हैं कि वो इसी की वजह से हुआ, और अपने आखिरी शख्स को मारने के बाद ये कुछ शमशान में कर रहा था और इसने अपना ही मुंह आग में डालकर अपनी जान दे दी। इसने खुद की ही आहुति दे दी। भैया आप इससे कब मिल लिए? मेरा दिल अपनी जगह पर था नहीं, क्योंकि मैं पूरी रात किसी ऐसी आत्मा के साथ था जो तांत्रिक था। उसकी बॉडी को ले जाकर बॉक्स नंबर 50 में डाल दिया गया। इसके बाद मैं उस मुर्दा घर से चला गया। मेरे दिमाग में ये सवाल तो था कि आखिरकार वो तांत्रिक करना क्या चाहता था, पर मेरा मेन मोटिव उनके पिताजी को मुक्ति दिलाना था। और इसके बाद मैंने ये सोच लिया कि शायद इनके पिताजी की आत्मा उस तांत्रिक के चंगुल में थी जो कि कभी मुक्त ना हो पाए। मैं अपने दोस्त के घर में गया और उनकी मम्मी को यह आश्वासन दिया कि आज के बाद कभी भी किसी तरह की कोई भी तांत्रिक घटनाएं आपके घर में नहीं होगी। मैंने हरिश्चंद्र घाट की उस पवित्र राग को उनके घर के बाहर अभिमंत्रित कर दिया ताकि कोई भी बुरी आत्मा उनके घर में जा ना सके। आज भी वो ठीक है, लेकिन अपने पति को और अपने बेटे को यानी कि मेरे दोस्त सत्यम को वो याद करा करती हैं, और ये बात उनके दिल से कभी जाती नहीं है कि उनके बच्चे और उनके पति को शायद मोक्ष नहीं मिला है। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कहते हैं जिन एक ऐसी एंटिटी होती है जो शायद अगर किसी पर लग जाए तो उसका पूरा जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनको देखा है। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि जिन उन्हें उठाकर अपनी दुनिया में ले जा चुके हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि रात को निकलते समय यदि आपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अतर लगाया हो तो जिन आपको हमेशा के लिए पोजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 सवाल मेरे दिल में आते थे कि क्या जिन असल में होते हैं? मुस्लिम धर्म के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि वो आग से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट होती हैं कि आग हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र है, पर यहाँ पर जिन्नात जो होते हैं वो स्वयं आग से बनाए जाते हैं। ऐसे कई सारे सवाल शायद आपके दिल में भी होंगे। उस वक्त मेरे दिल में भी ये सवाल चल रहे थे। आज से करीब 9-10 साल पहले जब मेरे पास एक घटना आई जिसने मुझे शायद पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। मेरे पास एक मेरी आंटी का कॉल आता है और वो कहती हैं कि उनकी दोस्त के घर में उनका बेटा एक जिन से पोजेस हो चुका है पूरी तरीके से। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह थी कि उन आंटी ने मुझे कॉल किया जो खुद इन सब चीजों में मानती नहीं थी। बस मैंने अपने सामान को पैक किया और मैं उस शहर निकल गया।
उन आंटी के पास जाकर सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि आखिर जब आप भूत प्रेतों में नहीं मानती हैं तो आपने ये कैसे मान लिया कि वो लड़का जो भी है वो पॉजेस है किसी जिन से। उन्होंने मुझे जो घटना बताई वो दिल दहला देने वाली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि एक दिन वो यूं ही शायद कोई सामान को लेने बगल वाले घर में गई जहां पर वो लड़का रहता है, और उस लड़के ने गेट खोला। गेट खोलते ही उस लड़के ने उन आंटी से ये पूछा कि तुम्हारे पति की मौत हो गई है लेकिन तुम्हारा पति आज भी यहीं है, क्या तुम उसे याद करती हो? सुनने में बड़ा अजीब था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक वो इंसान जो अभी अभी रिसेंट इस घर में शिफ्ट हुआ है वो अचानक से इनके पति के बारे में कैसे डिस्कस कर रहा है। दरअसल ये जो आंटी थी इनके पति को कैंसर हुआ था, इनकी मानसिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इन अंकल ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। आंटी का यह मानना था कि शायद अंकल हैं आसपास, लेकिन वो इतना स्ट्रांगली नहीं बिलीव करती थी जब तक इस लड़के ने नहीं बोला। मैंने उनसे पूछा कि और क्या बोला उसने। वो कहती हैं कि वो मुझसे कह रहा था कि आपके पति हर रोज रात को आपके घर आते हैं, रोते हैं, और वो बार बार ये कहते हैं कि यदि मैंने सुसाइड ना की होती तो शायद मैं कैंसर से बच जाता, शायद मैं पूरी जिंदगी गुजार देता। मैंने पूछा भी कि आखिरकार उसको इतनी चीजें श्योर कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो लड़का जिसकी उम्र वही करीब 26-25 साल रही होगी, उसको इतना सब कुछ श्योर कैसे है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। उस लड़के ने साफ साफ ये बोला कि तुम्हारे पति को मैंने कैद कर लिया है और जब तुम चाहोगी मैं उसे तुम्हारे घर में भेज सकता हूं। इतना ही बोला होगा और उसने, और उन आंटी ने बताया कि अचानक से इनके कान में एक आवाज आई जो शायद इनके पति की थी। दरअसल इनके पति इनको इनके नाम से बुलाते थे। उन आंटी के कान में वो आवाज आती है और ये डायरेक्ट पलट कर देखती हैं तो पीछे कोई नहीं होता, बस एक ठंडी हवा का झोंका जो उनके चेहरे को छूकर चला जाता है। आंटी मुझे ये सब बता तो रही थी लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं मिल सकता हूँ, तो आंटी ने बोला कि अब तो उस घर में हालात और भी ज्यादा बदतर हैं। वो लड़का कमरे से बाहर नहीं निकलता है और न जाने क्या क्या करा करता है। कमरे में ही वो अपना मल मूत्र का त्याग करता है और शीशे के सामने खड़े होकर दसियों घंटे कुछ न कुछ बोला करता है। वो ये भी बोलता है कि धीरे धीरे इस घर में मेरा पूरा परिवार आ जाएगा। अब वो किसकी बात कर रहा है ये मुझे अभी तक अंदाजा नहीं हुआ। उस रात मैं आंटी के घर में रुका। मैंने सोचा कि अगले दिन जरूर जाकर मिलूंगा। रात काफी हो चुकी थी, वही करीब 11-12 बजे के आसपास का वक्त था। आंटी सोने चली गई और मैं ऊपर वाले कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मुझे क्या लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जो ऊपर से नीचे तक पूरा सफेद है और उसने अपनी आंखों में बहुत ज्यादा सिंदूर भर रखा है। मतलब ऐसा देखने में लग रहा था कि उसकी आंखों से सिंदूर रिस रहा है। किसी ने उस पर पानी डाला है और वो धीरे धीरे उसके गालों से होते हुए उसके गले और उसके पूरे शरीर में आता जा रहा है। ऐसी अनुभूति मुझे पहली बार हुई। दरअसल साधना के दौरान भी कभी इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं होते हैं कि आप उन्हें देखकर समझ ना पाएं। कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो शायद कोई महाविद्या हो या किसी भी चीज के एक्सपीरियंस में कभी डर नहीं लगता आपको। अगर आपका दिल सशक्त है, आपके गुरु मजबूत हैं, तो आपको शायद कभी किसी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आंखें खोली और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे गेट के बाहर कोई बार बार तालियां बजा रहा है। यह आवाज अचानक से बंद होती है। मैं कमरा खोलकर देखता हूँ तो वहां पर कोई भी नहीं होता, पर थोड़ी दूर पर मुझे दिखता है कि कोई जीने से नीचे उतरा है। मैं उसके पीछे पीछे भागते हुए जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जमीन पर अक्सर हम लोग लाल निशान बहुत देखते हैं कि एक चुड़ैल गुजरी है और उसके लाल निशान बने हैं पैर के, लेकिन उस स्टेयरकेस पर बहुत सारे निशान थे। एक नहीं, दो नहीं, करीबन 5-6 पैरों के निशान, और सब सफेद। ऐसा जैसे किसी ने अपने पैरों को व्हाइट पेंट कर दिया हो और वो धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतर रहा हो। मैं उन कदमों का पीछा तो करने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने अपने गुरु के दिए हुए उस गुरु मंत्र का उच्चारण करना बार बार शुरू कर दिया और इसके साथ ही साथ मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ पीछे से वो आंटी मुझे मेरे नाम से बुलाती हैं। मैं जब पलट के देखता हूँ तो वहां पर आंटी नहीं होती हैं। मुझे लगा कि शायद ही मेरा भ्रम रहा होगा। जितनी देर में मैं वापस से उन पैरों के निशान का पीछा करने घूमता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि आंटी अपने आधे पैर में सफेद कलर लगाकर चल रही हैं। उनकी आंखों में, उनके सर में उन्होंने पूरा सिंदूर भर रखा है और वो दूर बैठकर बस मेरा नाम धीरे धीरे बोल रही होती हैं। वो कहती हैं, हर्ष 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 हर्ष।
मेरा दिल दहल गया था ये सारी चीजें देखकर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आंटी का ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर ये एक्चुअली में किसी चीज से पोजेस है, क्योंकि पैरों में रंग लगाकर घर में चलना ये शायद कोई आम लक्षण तो नहीं लगते हैं। मैंने उनको चिल्ला कर कहा, आंटी आप ठीक हो, आपको हुआ क्या है अचानक से? उन्होंने कुछ नहीं बोला और जोर जोर से अपने दांतों को किटकिटाने लगी। मैं उनके पास जाता हूं। मैंने उनके सर पर अपने गुरु का दिया हुआ वो रुद्राक्ष रखा और इसके बाद अचानक से उनकी पूरी बॉडी मानो जैसे पूरी तरीके से निढाल हो गई हो। उन्होंने अपने पूरे शरीर का त्याग कर दिया हो। उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी और वो बार बार इस हालत में भी ये कह रही थी कि कल मेरे घर आना, 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 कल मेरे घर आना। वो लगातार ये बोल रही थी कि कल मेरे घर आना, पर किसके घर की बात हो रही थी? मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरा अचानक से दिमाग गया कि सुबह ही मैंने आंटी से बात करी है कि मुझे उस इंसान के घर में जाना है जो इंसान आपको लगता है कि पोजेस है। मैंने सुना तो बहुत था कि कभी कभी आत्माएं आपको बताती हैं, आपको एक मार्ग दिखाती हैं उन तक लाने का, लेकिन इतना भयानक मार्ग जैसे किसी इंसान का शारीरिक और मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाए, ये मैंने पहली बार देखा था। आमतौर पर मैं सनातन से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, मुझे और चीजों के बारे में ज्यादा उतना नॉलेज नहीं था, पर यह पहला ऐसा केस था जहां पर मुझे बिल्कुल एक नई चीजें देखने को मिल रही थी जो किसी भी साधना, किसी भी तंत्र विद्या से बिलोंग नहीं करती हैं। उसके बाद आंटी शायद बेहोश हो गई थी। मैं उन्हें कमरे में ले जाकर लिटा देता हूँ और रक्षा मंत्र के जरिए उनके पूरे शरीर को और उस कमरे को बांध देता हूँ। वहां से निकलकर मैं भी सो गया और अगले दिन जब मैं उठा तो मैं क्या देखता हूँ कि आंटी अपने बेड के ठीक बगल में अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करके बैठी हुई हैं। शायद वो कोई दुआ पढ़ रही हैं, पर सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि आंटी का नाम सुमन मिश्रा था। वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, तो ये नमाज की तरह बैठना नमाज के पोजीशन में बैठना और अपने दोनों हाथों को जोड़कर दुआ मांगना, ये कहाँ का रिचुअल है मुझे कुछ नहीं समझ में आया। वो ये कर ही रही थी कि अचानक से मैंने गेट पर दस्तक दी तो मैं क्या देखता हूं कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। गेट खुल गया और मैं उनके सामने आकर खड़ा हो गया, पर वो ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे मैं वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप ये दुआ क्यों मांग रही हैं? और आप तो मतलब हिंदू परिवार से बिलोंग करती हैं, आप यहाँ पे पूजा पाठ भी करती हैं, आप वहीं पर बैठकर नमाज कैसे पढ़ रही हैं? आंटी धीरे से मेरी तरफ पलटी। एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर थी, पर वो मुस्कान भी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। इससे पहले मैं कुछ और बोलता, आंटी ने कहा, आज घर आओगे ना? ठीक रात की तरह उन्होंने आज भी मुझसे कहा कि आज घर आओगे ना। मैं समझ गया कि हो ना हो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं बगल वाले घर से। मैंने आंटी को बोला कि आप मुझे बताइए कहाँ चलना है, आज हम चलते हैं वहां पर, बिना देरी किए। मेरे बोलने की देरी रही होगी कि आंटी एकदम से उठकर खड़ी हुई और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, ऐसे जैसे मैंने उनसे कोई बहुत बड़ी चीज के लिए हाँ बोल दिया हो। तो मुझसे कहने लगी कि हाँ बिल्कुल अभी चलो और अभी तुम्हें चलना चाहिए, तुमने कल रात से क्यों नहीं बोला, तुम्हें तो कल रात में ही चलना चाहिए था वहां पर। मैंने इस बात को सिर्फ एक बहुत भगवान का इशारा समझा और मुझे लगा कि अब मुझे आंटी के साथ चल देना चाहिए। और इसके बाद अब मैं सीधा उस घर के सामने खड़ा होता हूँ जहाँ पर आंटी ने मुझे बताया था कि कोई पोजेस है। और जो बात आंटी ने मुझे बताई कि उनके मरे हुए पति के बारे में इस लड़के ने बोला और जो मैंने इस रात को देखा, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। और मेरे सामने वो घर था जहां पर एक ऐसा इंसान है जिसे शायद सब कुछ पता है, पर वो कौन है ये शायद न मैं जानता था, ना ही उस घर में रहने वाला वो शख्स जो उससे पोजेस था। इस कहानी को सॉल्व करने के लिए जब मैं इस घर के सामने खड़ा था, मुझे अजीब अजीब से विजन्स आने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर एक नहीं, एक से ज्यादा आत्माएं हैं। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर एक से ज्यादा आत्माएं होती हैं, साधक उन्हें भी फाइंड आउट कर सकते हैं यदि उनकी दीक्षा प्रॉपर हुई है। मैंने जब इस चीज को देखने की कोशिश करी तो मुझे किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी का वहाँ पर आभास नहीं हुआ। मुझे बस ऐसा लगा कि वहाँ पर कई सारे लोग मरे हैं जिनकी आत्माएं वहाँ कहीं घूम रही हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये किस चीज से बिलोंग करता है। बाहर उनके घर के बोर्ड पर लिखा हुआ था निसार अहमद, अयान अहमद और रुखसाना अहमद, यानी वो एक मुस्लिम फैमिली थी। जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अयान अहमद नाम के लड़के को हो रही थी।
बेल बजाने पर उस लड़के ने ही गेट खोला। वो लड़का मेरे सामने खड़ा था, यही करीब 5 फुट 10 इंच उसकी हाइट रही होगी। मुझे देखकर वो थोड़ी देर ऊपर से नीचे तक देखता है और वो अचानक से कहता है, आज अर्श आया है कि मुझे देखने। सबसे ताजुब की बात यह थी कि उसको किसी ने बताया नहीं था मेरा नाम। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा अजीब था, क्योंकि हम साधक अपनी ऊर्जाओं को बांध कर रखते हैं ताकि कोई और पोजेस इंसान या कोई और एंटिटी हमारे बारे में ज्यादा डिटेल ना समझ पाए। हमारे गुरु का रक्षा मंत्र भी हमारे ऊपर होता है, पर ये कैसी ऊर्जा जिसे मेरे बारे में मेरा नाम पता है। सबसे ताजुब की बात यह थी कि उसने मुझे ये बोल दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ। तुम कानपुर से आए हो और यहाँ मुझे देखने आए हो, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे समझ जाओगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये मेरी गलतफहमी है, ये मैं समझ नहीं पाया। वो इतना बोलकर हल्का फुल्का हंसने लगा और आंटी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने आंटी को बोला कि आप बिल्कुल भी मत डरें, आप मेरे साथ चलें, जो होगा देखा जाएगा। पीछे से मैं देखता हूँ कि उसकी एक माँ है जो आती है और हमारा वेलकम करती है उस घर में। हम उस घर में चले भी जाते हैं, और लेकिन ये जो अयान लड़का है ये मुझे बार बार खटकने लगा था, क्योंकि इसने मेरे शहर का नाम और मेरा नाम बिल्कुल सही बताया था। घर में अंदर आने के बाद हम क्या देखते हैं कि अयान ऊपर चला जाता है कुछ बुदबुदाते हुए। बड़ी अजीब सी आवाज थी वो। ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस घर में कुछ तो है जो बहुत ज्यादा अजीब है, जो शायद मेरे भी समझ के परे है। उस हॉल में जब हम बैठते हैं तो उनकी माँ भी मेरे सामने ही बैठी होती है। उनकी माँ रुखसाना एक बहुत ही सुलझी हुई लेडी थी और वो शायद ऊपर वाले को बहुत ज्यादा मानती थी। उनकी इबादत में वो अधिकतर बिजी रहती थी। उनको देखकर साफ साफ लग रहा था कि इनके चेहरे पर एक अलग ही नूर है। मैंने उनसे पूछा कि आपके लड़के को क्या हुआ है, वो ऐसे झुक के क्यों चल रहा है और अचानक से ऐसी हरकतें। जितनी देर में मैं उनसे कुछ पूछता, उनकी आंखें और ज्यादा बड़ी हो गईं और उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। हाथ पांव उनके जोर जोर से कांपने लगे और वो आधा अधूरा कुछ बोल रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उतनी ही देर में एक आवाज ऊपर से आती है, चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। पीछे से वो आवाज जो अयान जोर जोर से बोल रहा था कि चला जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। उस आवाज को सुनकर अयान की माँ बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उनके हलक से शायद कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। ऐसे सिचुएशंस पे मेरे एक दोस्त ने बताया है कि जब भी कभी मुस्लिम धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म को मानने वालों में ऐसी कोई सिचुएशन आन पड़े तो उनके सामने दरूद शरीफ रख दो या उनके सामने कुरान पाक रख दो, वो थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। मैंने उनके घर में ही रखी कुरान पाक को मंगवाया और उनके सामने रख दिया। वो लेडी थोड़ी सी नॉर्मल हुई और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे के साथ हुई उस दुर्घटना के बारे में बताना शुरू किया। एक रात मेरा बेटा घर आया, उस रात की बात मैं कभी किसी से नहीं करूंगी। पर ऐसा हुआ क्या था? मैंने उनसे जब ये पूछा, उन्होंने जो बताया वो बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाला था। उन्होंने कहा, अल्लाह के रहमो करम से सब सही चल रहा था भैया, मगर जुम्मे की रात जब वो घर आया वो पूरा पागल हो रखा था। आते ही उसने मुझसे बेफजूल की बातें करनी शुरू कर दी। वो कहने लगा कि मैं इस घर को कब्रिस्तान बना दूंगा और उसने कहा तुम वेवा हो गई हो, एक बार और वेवा कर दूंगा, तुम्हारा कुरान पढ़ना बंद करा दूंगा। उस दिन मैं अल्लाह कसम खा के कह रही हूँ, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और उसके बाद से मेरा अयान शायद हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुका है। ना तो वो नीचे उतरता है, ना मुझे ऊपर आने देता है। 40 दिन हो गए ना उसने कुछ खाया और ना ही वो नहाने के लिए गुस्ल खाने में नीचे आता है। मैंने कई बार दरूद शरीफ पढ़ी और कुरान पाक पढ़ी, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं मेरा बेटा कभी वापस लौटेगा भी या नहीं। उनकी माँ ने ये सारी बातें मुझसे बोली और मैं स्तब्ध रहकर केवल उनकी बातें सुनता रहा। पहली बार मेरा किसी ऐसी मुस्लिम एंटिटी से सामना हो रहा था जो शायद मैंने कभी केवल कहानी और किस्सों में सुनी है या कभी लोगों से सुनी है। ये पहला एनकाउंटर था मेरा किसी जिन से, जो शायद मेरे सामने आकर मेरे बारे में मेरा नाम और मेरे शहर का नाम बताकर वहां से जा चुका था। मैंने उन लेडी को ये आश्वस्त किया कि मैं आपके बेटे को ठीक करूंगा, चाहे कैसे भी करके। अयान आपके बेटे होने के साथ साथ एक भाई जैसा भी था। मुझे ये लगने लगा कि इस तरह के न जाने कितने परिवार होंगे जो किसी जिन जन्नातों से घिरे होंगे, जिनको शायद कोई भी तरीका नहीं मिलता होगा। मैंने जब उनकी माँ से पूछा कि आपने किसी आलिम या फिर किसी ऐसे मौलवी को बुलाया और इसको सही करवाया, उन्होंने बताया कि उन्होंने कई सारे मौलवी को दिखाया, कभी कोई ताबीज बना कर दे देता तो कभी कुछ। एक इंसिडेंट जो मेरे जहन में रह गया उनका बताया हुआ, वो बड़ा खतरनाक था।
एक इंसिडेंट जो मेरे जहन में रह गया उनका बताया हुआ, वो बड़ा खतरनाक था। उन्होंने बताया कि वो अयान को लेकर एक मस्जिद में गई, जहाँ के बारे में ये प्रचलित है कि वहाँ पर जिन जन्नातों को कैद कर लिया जाता है किसी मटके के अंदर। शायद वो मजार यहीं कहीं आसपास दिल्ली में होगी। वो अपने बेटे अयान को लेकर वहाँ गई और वो बताती है कि जब वो वहाँ पर गया तो हंसने लगा जोर जोर से, ऐसे जैसे उसको किसी चीज की सुध ही ना हो। अंदर जाकर वो नमाज पढ़ने भी बैठ गया सबके साथ। कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि जब मस्जिदों में नमाज अता करी जाती है तो खुद जिन भी आकर उस चीज को पढ़ते हैं। यू नेवर नो कि तुम्हारी बगल में नमाज पढ़ने वाला इंसान एक इंसान ही है या फिर कोई जिन्नात है। उसका नमाज पढ़ना तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी उस मस्जिद से थोड़ी दूर पर एक मजार भी बनी हुई थी। उन लेडी ने बताया कि उनका लड़का भागते हुए उस मजार की तरफ गया और वहाँ जाकर दरूद शरीफ को उल्टा पढ़ने लगा। वहाँ जितने भी मौलवी थे वो सब सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे संभव है। यहाँ पर तो भूतों को उतारा जाता है, जिन्नातों को आजाद किया जाता है, तो आखिर ये यहाँ पर आकर ये पढ़ कैसे रहा है। कहा जाता है कि जब आप मंत्रों का उच्चारण उल्टा करने लगते हैं तो उसका प्रभाव भी उल्टा पड़ता है। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में यदि आप दरूद शरीफ को उल्टा पढ़ेंगे तो आप किसी शैतान का आवाहन कर रहे होते हैं। अब जरा आप सोचिए, एक ऐसी आत्मा जो स्वयं मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का चैंट कर रही हो। शायद आपको वो मुंजा वाला एपिसोड याद होगा। उसी तरीके से एक ऐसा जिन, एक ऐसी चीज या फिर कोई एक ऐसी एंटिटी जो मजार में जाकर नमाज पढ़ रही है और उसके बाद दरूद शरीफ जो उनकी सबसे पाक आयत होती है उसको उल्टा पढ़ रही है। अगर किसी के अंदर इतना कैलिबर है तो आखिर वो कौन सी एंटिटी है? क्योंकि मैंने जिन्नातों के बारे में भी कभी नहीं सुना कि वो मजार में जाके इस तरीके से बेहुदा हरकत करें। उन लेडी ने बताया कि उसके बाद उनका लड़का सीधा जाकर उस मजार के ऊपर कूद गया। उसको सारे लोगों ने पकड़कर बाहर निकाला और वो बार बार दबी सी आवाज में यही बोल रहा था कि यहाँ अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, छोड़ो मुझे, ये मेरा गुसल खाना है। अगर इबादत करनी है तो कब्रिस्तान आओ। हाँ? वो बार बार ये चिल्ला कर कह रहा था कि ये कोई मजार नहीं, ये उसका गुसल खाना है, यानी कि ये उसका पेशाब घर है। और यदि किसी को यहाँ पर आना ही है तो सिर्फ पेशाब करने आए और कब्रिस्तान में आए, यदि उसे मस्जिद में आना है तो। जबकि कब्रिस्तान में कोई भी मस्जिद नहीं थी। सबसे ताजुब की बात यह थी कि जितने भी लोग बैठे थे वो सब उठकर खड़े हो गए और सबने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। पर फिर भी अयान पर किसी भी तरह की कोई भी ऊर्जा काम नहीं करी। वो बार बार ये चिल्लाता रहा जब तक उसे मस्जिद के बाहर नहीं निकाल दिया गया। बाहर निकलने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि वो बिल्कुल शांत हो गया। उन लेडी ने बताया वो इस तरीके से बिहेव करने लगा जैसे उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो बिल्कुल एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान था। रुखसाना जी की सारी बातें बहुत ज्यादा अजीब थी क्योंकि मुझे हो ना हो ये मुंजा से कनेक्टेड लगता था। पर जब कोई ऐसी एंटिटी जो मस्जिद को अपना गुसल खाना और कब्रिस्तान को अपना घर बोले, यहाँ पर मुझे किसी एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर चाहिए थी। मुझे लगा कि हो ना हो उस मस्जिद में मुझे इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। मैं जब उस मस्जिद में गया, वहां पर जाके इस इंसिडेंट के बारे में लोगों से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर जो आत्मा है वो कोई एक नहीं आत्मा है, वो करीबन 4 से 5 एक ही फैमिली की आत्मा है, जिसे मुस्लिम धर्म के हिसाब से खबीस बोलते हैं। उन्होंने बताया कि इनके ऊपर खबीसों का पूरा पूरा परिवार एक साथ लग गया है और वो खबीस इस लड़के अयान के ऊपर लगातार बैठे रहते हैं। तो उसे इस हद तक पागल कर देते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। जब मैंने इस घटना को और ध्यान से सोचने की कोशिश करी तो रुखसाना जी ने जितनी भी चीजें बताई, मैंने उन सबको एक साथ इकट्ठा करा। मैंने उन मौलवी साहब से पूछा भी कि आखिरकार खबीजों की लगने की वजह क्या हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि यदि आप कहीं पर पेशाब करने जा रहे हैं और वहां पर खबीजों का बसेरा है तो हमारे धर्म के हिसाब से ये कहते हैं कि 3 बार बोल देना चाहिए कि जो भी जनाब यहाँ हैं वो हट जाएं। इससे वहां पर कोई भी जिन या जिन्नात या कोई खबीज होता है तो वो हट जाता है। शायद उस लड़के अयान ने ये गलती कर दी होगी, उसने किसी अनजान जगह पर जाकर अपना मल त्याग कर दिया होगा और वो जहां पर उसने मल त्याग करा वो किसी खबीजों के परिवार की जगह होगी। तब से ही ये खबीजों का परिवार इसके ऊपर लगा हुआ है। मेरा दिल पहली बात तो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था, पर उसके बाद मैंने अपने दोस्त कासिम से इस चीज की मदद ली। मैंने कासिम को फोन किया और मैंने उससे पूछा कि आखिर ये किस तरह की एंटिटी है और इसे कैसे काबू में किया जा सकता है। मेरा दोस्त कासिम जो एक बहुत अच्छा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, उसने मुझे बताया, हर्ष, ये जिस खबीजों की तुम बात कर रहे हो ये बड़े ही बुरे होते हैं
मस्जिद इनका गुसल खाना होता है और कब्रिस्तान इनके लिए इनका घर। यदि कोई इनके घर पर आकर इस तरह की हरकतें करता है तो वो उनके साथ हमेशा के लिए हो लेते हैं। अल्लाह कसम, मैं आपको सही बता रहा हूँ अर्श, आप इन सब में ना पड़े। यदि आप इन सब में जाएंगे तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये वाजिब नहीं होगा वहां पर रुकना। वहां से आ जाएं, अल्लाह का नाम ले और वहां से आ जाएं, बिल्कुल मत रुके वहां पर। मेरे दोस्त कासिम ने भी मुझे मदद नहीं करा, उसने बस मुझे बता दिया। उसने मुझसे एक तरीका बताया जिससे खबीजों को निकाला जा सकता है। कासिम ने मुझसे कहा, हाँ अगर लेकिन तुम्हें मरना ही है तो करबला चले जाओ। करबला एक ऐसी जगह होती है जहां पर ताजियों को रखा जाता है। वहां पर एक कुआं है, उस कुएं में तुम इस आदमी को ले जाकर खड़ा कर दो। जैसे ही वो उस कुएं के पानी में अपना आंख देखेगा, उसका पूरा खबीजों का परिवार उस पानी में चला जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि ये उनका असली जहां नहीं है, वो उसमें हमेशा के लिए चले जाएंगे। पर इस काम को करने में इतना खतरा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो हर्ष। मुझे बस अल्लाह पाक से ये दुआ करनी है कि तुम्हारा ये काम बिल्कुल सही हो जाए। दरूद शरीफ, कुरान पाक, इन सबको जरूर रखना और सूरह यासीन का पाठ करना बिल्कुल मत भूलना। उसने आखिरी में सूरह यासीन बोला। मैं, जिसका उर्दू से दूर दूर तक नाता नहीं था, मैं कहानियों को जरूर पढ़ता था, मुझे उर्दू पसंद भी थी, पर मैंने कभी इन चीजों को याद करने की कोशिश नहीं करी। मैंने उनकी माँ से भी पूछा कि क्या उन्हें सूरह यासीन आती है। उन्होंने कहा हाँ आती है। अब सबसे ज्यादा टफ टास्क ये था कि उसे उस कमरे से निकालना जिस कमरे में वो लगातार बैठा रहता था, कुछ ना कुछ बड़बड़ाया करता था। उसको उस कमरे से निकालने के लिए पहले मैंने घर के सारे दरवाजे खोल दिए और उस घर में एक पवित्र लोबान को जलाया जो मुझे उसी मस्जिद से मिला जिस मस्जिद में इसने ये सारी हरकतें करी थी। उस पवित्र लोबान को जलाने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, ये धुआं कुछ नहीं कर सकता मेरा, बुला ला अपने अल्लाह को, देखता हूँ ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसका जब पागलों की तरह हंसना बंद नहीं हुआ तो उसके बाद उनकी माँ ने सूरह यासीन का पाठ शुरू कर दिया। सूरह यासीन एक ऐसी पाक आयत होती है जिसको पढ़ने से किसी भी तरह के जिन जिन्नात अपने शरीर से बाहर आते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसको किसी ने पोजेस नहीं किया था, उसके ऊपर वो खबीजों का परिवार चढ़ा रहता था। थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि वो ऊपर से नीचे अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल चल के तेजी से आता है और सामने बैठकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो शायद कोई आयत पढ़ रहा होता है, शायद सूरह यासीन को टैकल करने के लिए कुछ बोल रहा होता है, कुछ तो ऐसा होता है जो वो कर रहा होता है, लेकिन वो इन सब चीजों से फिर भी पार नहीं पा पाता है। और थोड़ी ही देर में उसका शरीर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, पूरी तरीके से वो लेट जाता है जमीन में, ऐसे जैसे कोई उसके ऊपर खड़ा हो गया हो। उसका रोता हुआ चेहरा ऊपर होता है, वो अपनी माँ को बुला रहा होता है एक हाथ से, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर लात रखी हो। उसका पूरा शरीर जमीन को छोड़ ही नहीं पा रहा था कि इतने में उनकी माँ जिस माले से सूरह यासीन का जप कर रही थी, उस हकीक की माला को उनकी माँ ने अपने लड़के अयान के गले में डाल दिया। और जैसे ही उसके गले में डाला, उसकी आंखें बार बार पलटने लगी। कभी उसकी आंखों की पुतलियां आती तो कभी अचानक से पूरी आंखें सफेद हो जाती, फिर अचानक से उसकी आंखें आती और अचानक से उसकी आंखें सफेद हो जाती। ये क्रम करीबन 12 से 15 बार हुआ और उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लग गया था कि ये अब पूरी तरीके से काबू में आ गया है। उसके बाद हम अयान को उठाकर करबला की ओर चल दिए। वहां के रास्ते में हमें कई बार ऐसी उलझनों का सामना करने पड़ा कि अजीब अजीब सी चीजें आ रही थी। कोई इंसान बार बार हमारी गाड़ी को रोक कर कह रहा था कि करबला जा रहे हो क्या, करबला जा रहे हो क्या। मैं भी बैठूं साथ में, लेकिन मुझे साफ पता था कि जब भी कभी इस तरह के पोजीशन होते हैं, उनको किसी पवित्र जगह ले जाया जाता है तो वो आत्माएं भटकाने की कोशिश करती हैं। 1000 बार आपको भटकाएंगी, 1000 बार शायद आप ही किसी परिजन का रूप रखकर आपके सामने आ जाए। उसके बाद जब हम करबला पहुंचे तो उसको अचानक से होश आया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बार बार पलट रही थी, फिर से आ रही थी। उसकी ये हरकत जरा सी भी बंद नहीं हो रही थी, ऐसे जैसे वो ये करना नहीं चाह रहा हो पर स्टिल उससे कोई ये करवा रहा हो। हमने क्या देखा कि उसने अपना मुंह खोला है और उसकी जीभ पूरी पीछे पलट चुकी है। आंखें बार बार उसके पीछे घूम रही हैं, ऐसे जैसे वो उन आंखों से कुछ कहना चाह रहा हो, और उसकी आंखें बार बार उस कुएं की तरफ इशारा कर रही थी। करबला में कई सारे ऐसे लोग थे जो इस
धर्म से रिलेटेड थे और उनके ऊपर कोई जिन्नात सवार थे। पर सबसे ताज्जुब की बात यह हुई कि जैसे ही उसने उस मस्जिद के अंदर प्रवेश करा है, वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे जो जिन और जिन्नात से पोजेस थे, वो सब इस आदमी की ओर देखने लगे हैं और दोनों घुटनों के बल बैठकर उसकी तरफ शायद कुछ कहने लगे हैं। ऐसे कुछ अरबिक वर्ड्स थे, मुझे याद नहीं, पर वहाँ के मौलवी ने ये बताया कि वो इसको पूज रहे हैं। एक बार को एक ऐसी एंटिटी मेरे दिमाग में आई जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिससे कई सारे जिन जिन्नात भी डरते हैं। मुझे याद आया कि इस इंसान पर केवल एक आत्मा का प्रवेश नहीं है, इस इंसान पर 5 खबीजों का प्रवेश है, पूरा परिवार। शायद इसीलिए इतने सारे जिन्नात उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। सवाल बहुत थे पर मेरे पास उसका जवाब नहीं था। वहाँ उपस्थित जो मौलवी थे जो उस कुएं तक ले जाने का काम करते थे, मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पाक कुआं इस खबीज के पूरे परिवार को खत्म करके रख देगा, बस तुम्हें इस पाक कुएं तक इसे लाना है। मुझे लगा कि ये कुआं तो मुश्किल से 10-15 कदम की दूरी पर है, तो मुझे ऐसा लाने में क्या दिक्कत होगी। Here comes the interesting part, मैं उसे नहीं ला सकता था, उनकी माँ ही उसे घसीट कर ले जा सकती थी। ये प्रोसेस बड़ा ही अजीब था। उनको 4 लोगों ने मिलकर जमीन पर लेटाया और उनकी माँ से कहा कि अब इन खबीजों के परिवार को बाल से पकड़कर उस कुएं तक लेकर आओ। सुनने में बहुत ज्यादा फिक्शनल और बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, एक आदमी जिसका खुद का वजन 70 से 80 किलो का है, वो जमीन पर लेटा है और आप उसे सिर्फ उसके बाल को पकड़कर घसीट रहे हैं। जब उनकी माँ ने उस बच्चे के बाल पकड़कर खींचे हैं तो उस बच्चे के पूरे बाल उनकी माँ के हाथ में आ गए थे। खून निकलने लगा था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। उसको घसीटते हुए ले जाते अयान बार बार अपनी माँ से कभी रिक्वेस्ट कर रहा था तो कभी वो किसी और आवाज में बोल रहा था, अम्मी मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मत छोड़ो, लेकिन तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना, यहाँ मौजूद जितने लोग हैं कुछ नहीं कर सकते। अम्मी पहचानो, मैं अयान। पहचानो? हाँ अम्मी, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। अम्मी मेरे बाल आ। एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है जब उसके बेटे पर कोई ऐसी विपदा आन पड़ती है, ये मुझे उस दिन दिखा। उनकी माँ रोते रोते उस बच्चे को खींच कर ले जा रही थी और उसके बाद उस कुएं के सामने ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। खड़े होने के बाद जैसे ही उसने कुएं में अपना अक्स देखा, वो पागलों की तरह हरकत करने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं जाना मुझको, छोड़ो मुझे नहीं जाना है। अलग अलग आवाजें वहां से आने लगी और थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो अयान पूरी तरीके से ठीक तो हो गया है, लेकिन उस कुएं के पास ही झांक रहा है। जब वहां के मौलवी ने उसे वापस निकाला तो अब उसके शरीर में किसी तरह की ऊर्जा बची नहीं थी। उसके बालों को खींचने की वजह से खून पूरा उसके चेहरे से रिसकर उसके पूरे बदन तक आ रहा था। सबसे ज्यादा भयानक मुझे यही लगा, उनकी माँ ने उसके बाद उसे गले लगा लिया और मेरे सामने एक और ऐसा केस सॉल्व हुआ जो शायद मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता सही होने की। उस दिन के बाद से मैंने इन चीजों के बारे में थोड़ा और जानना शुरू किया। मुझे धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में पता चला। अयान 2 साल बिल्कुल ठीक रहा और उसके बाद अयान का फोन मेरे पास आता है और मैं बहुत खुश होता हूँ। दरअसल मैं ऐसे भी बहुत खुश होता हूँ जब कोई मेरे केसेस के किसी भी इंसान का फोन मेरे पास आता है। मुझे एक खुशी मिलती है कि चलो मैंने इन सब के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट किया। उसका फोन मैं उठाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि अरे अयान, कैसे हो भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब खैरियत से है? अयान खैरियत से है या नहीं है वो मैं देख लूंगा, तुम घर कब आओगे। और ये बोलने के साथ ही साथ फोन कट जाता है। मेरा दिमाग बार बार घूमने लगता है, इतने सालों के बाद भी अयान ठीक नहीं हुआ, पर वो कुआं जहां पर उन सारी आत्माओं को निकाल दिया गया था। मैंने उनकी माँ को फोन करा तो उनकी माँ ने कहा कि अब मैंने इसके साथ जीना सीख लिया है, अब आपको मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी माँ ने भी फोन काट दिया। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर इंसान उन बुरी चीजों के साथ ही जीना शुरू कर देता है, क्योंकि जो इंसान पोजेस हुआ होता है उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी जुड़ा होता है किसी दूसरे इंसान का। जैसे यहाँ पर इनकी माँ को अपने बच्चे के साथ था, वो शायद अपने बच्चे को जैसे ही सही जिंदा देखना चाहती थी, फिर भले उनका बच्चा किसी खबीस से पोजेस हो या उनके पूरे परिवार से। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।
8. वेलकम टू द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कुछ कहानियां कभी कभी आपको इतना ज्यादा भ्रमित कर देती हैं कि आप सोच नहीं पाते हैं कि वहां पर दरअसल में वो घटना हुई है या फिर नहीं। मेरे लाइफ के कई सारे ऐसे केसेस में से एक ऐसी घटना भी थी जहां पर मुझे समझ में नहीं आया था कि जो आत्मा है वो कोई इंसान है या फिर वो बस एक आत्मा होने का ढोंग कर रहा है। ये बात होगी करीब पिछले होली की। मेरे पास मेरे दोस्त ने फोन किया और वो बोला कि उसे एक हॉन्टेड व्लॉग बनाना है। अब एक तो मुझे ये चलन नहीं समझ में आता है जहां पर लोग कहते हैं कि उन्हें भूत प्रेतों का व्लॉग बनाना है, वो कैप्चर क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि भूत प्रेत कभी भी कैमरे में कैप्चर नहीं होते हैं, ये सब एक मनगढ़ंत बातें हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो शायद उनको किसी एक नाइट विजन कैमरा में कैद कर सकते हैं, लेकिन आम कैमरे पर किसी भूत प्रेत का आना ये मैं नहीं मानता। अब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तो, लेकिन मैं उसके साथ जाने के लिए राजी हुआ नहीं। मेरा दोस्त कार्तिक, जिसका एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल था और वो हॉन्टेड व्लॉग बनाया करता था, ये कहने के बाद जब मैंने उसके व्लॉग की तरफ नजर डाली तो मैंने देखा कि उसने बहुत सारे भूत प्रेतों के बारे में अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग व्लॉग बनाए हैं। उसने मुझसे कहा था कि वो एक कब्रिस्तान जा रहा है, वहां पर व्लॉग बनाएगा। मैं इन सब चीजों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अगले ही दिन मेरे पास एक न्यूज आती है। मेरे पास न्यूज ये आती है कि मेरे दोस्त कार्तिक की लाश उस कब्रिस्तान में मिली है। लाश कब्रिस्तान में मिली है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। शायद वहां पर उसे किसी ने मार दिया होगा या कुछ ऐसा, लेकिन उसकी लाश जिस हालत में मिली है वो सोचने वाला था। कार्तिक का आधा धड़ उस जमीन के अंदर था। उसके हाथ में, जिस हाथ में उसने कैमरा पकड़ा हुआ था, वो हाथ कहीं और गड़ा हुआ था, ऐसे जैसे उस हाथ को प्रॉपर किसी ने कैमरे के साथ गाड़ दिया हो। उसके पैर कहीं और गड़े थे और उसका शरीर कहीं और। देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत सफाई से कार्तिक के सारे अंगों को काटा हो और उसके बाद जगह जगह पर जाकर उस कब्रिस्तान में गाड़ दिया हो। मेरे घर से वो कब्रिस्तान ज्यादा दूर नहीं था। मैं जाकर देखता भी हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आखिर के हुआ क्या है इसको। और उस कब्रिस्तान को करीबन 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। इस मौत के बारे में मैं कई बार सोचता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी आत्मा है जो इस तरीके का काम करती है, यदि आम एंगल इस पर नहीं निकल रहा है। फिर मुझे याद आया कि कई सारी ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो आपको आपका शरीर ही काटने पर मजबूर कर देती हैं। अब चूंकि ये कब्रिस्तान की कोई आत्मा थी फॉर श्योर, तो कार्तिक पोजेस हुआ कैसे? वो तो सिर्फ एक वीडियो बनाने गया था। मैं पुलिस वालों के पास जाता और उनसे बोलता भी हूं कि वो जो कैमरा था जो उसके हाथ में था, यदि वो उसकी फुटेज मुझे दे पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। पुलिस वालों ने थोड़ी देर बात करने के बाद और मेरी बात को समझने के बाद उन्होंने मुझे वो कैमरा दिया। मैंने वो फुटेज उसी पुलिस स्टेशन में कॉपी करी और अपने साथ उसे घर ले आया। जिस दिन मैं उसे घर ला रहा था उस दिन एक अजीबोगरीब घटना हुई मेरे साथ। दरअसल मैंने उस वीडियो को एक पेन ड्राइव में रखा था। वीडियो थी वही करीब 4 या 5 GB की। बहुत कुछ था उसके अंदर। मैं रास्ते से आ रहा था तो अचानक से मुझे एक आदमी मिलता है और वो मुझसे कहता है, बैग में जो है मुझे दे दो। बड़ा अजीब लगा। वो मेरे बैग के अंदर वो पेन ड्राइव है और जिस पेन ड्राइव में मेरे दोस्त के जिंदगी की आखिरी वीडियो है वो मुझसे मांग क्यों रहा है। और उसके बाद वो मुझे घूरते घूरते वहां से चला गया। ना मैं उसे जानता था ना शायद वो मुझे। मैं घर आता हूं और इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूं। मैं क्या देखता हूं कि कार्तिक अपने चैनल का इंट्रो देता हुआ अंदर की ओर जा रहा था और वो कह रहा था कि आज मैं यहाँ पर कई सारे भूत प्रेतों को देखूंगा, कई बार मैं उनसे रूबरू होऊंगा। मुझे साफ तो नहीं दिखा उस कब्रिस्तान में, लेकिन फॉर श्योर उस कैमरे में कुछ तो था। मैं मानता नहीं हूं कि आम कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो सकता है, पर साफ साफ दिख रहा था कि कार्तिक ने कहीं पर उस कैमरे को प्लेस किया है और उसके बाद वो खड़ा हो गया है, ऐसे जैसे मानो उसको किसी ने पोजेस कर लिया हो। उस वीडियो में मैं ये सारी चीजें देख ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे किसी एक
बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है। मैं भागकर अपने किचन की ओर जाता हूं तो वहां पर क्या देखता हूं कि मेरे किचन का सारा दूध गिरा हुआ है और 3 बिल्लियां वहीं पर बैठकर दूध पी रही हैं। आमतौर पर ऐसे सिनेरियो हर घर में होते हैं, पर वो बिल्लियां देखने में बिल्लियां नहीं लग रही थी। मैं जब उस किचन की तरफ आया हूं तो उन तीनों ने मुझे ऐसे देखा है जैसे मानो वो मुझे खा जाना चाहती हूँ। पूरी तरीके से वो अपनी आंखों को जोर जोर से झपकने लगती हैं और ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। वो तीनों बिल्लियां उसके तुरंत बाद वहां से निकल जाती हैं और मैं अभी भी इस सोच में पड़ जाता हूं कि आखिर इन तीनों जानवरों ने एक साथ मुझे देखा तो कैसे देखा, आखिर हुआ क्या। जितनी देर में मैं ये सारी चीजें सोच पाता, मैंने जो कार्तिक की वीडियो ऑन कर रखी थी उसमें से किसी वृद्ध इंसान की आवाज आती है। वो जोर से कह रहे होते हैं, निकल जाओ यहाँ से, ये क्या बना रहे हो फिल्म, जाओ निकल जाओ। उधर से कोई वृद्ध इंसान बोल रहा था कि निकल जाओ यहाँ से, ये फिल्म क्यों बना रहे हो। मैं भाग कर जाता हूँ, उस क्लिप में देखता हूँ तो एक बूढ़ा इंसान होता है जो कार्तिक के सामने खड़ा होता है और ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। वो बूढ़ा इंसान बार बार कह रहा होता है कि तुम क्लिप क्यों बना रहे हो, इन सब चीजों को मत बनाओ, बकवास है। और कार्तिक हंस के कह रहा होता है, क्या दादा, यही एक ऑप्शन है हमारे पास, इसी से हमारा चैनल चलता है, क्यों नहीं बनाएंगे। ये सब सुन के वो वृद्ध इंसान कहता है, मुझे यहाँ पर रहते हुए 50 साल हो गए हैं, तुम लोग जो यहाँ मजाक बना रहे हो ये ठीक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अगर कोई मुर्दा जाग गया तो तुम्हारी रूह तक को नहीं छोड़ेगा, जाओ निकल जाओ। अरे क्या बात कर रहे हैं, कौन सा मुर्दा, यहाँ तो मुझे कोई मुर्दा नहीं दिख रहा है। क्या बाबा आप भी, लगता है उम्र के साथ साथ आप बुढ़े ज्यादा हो गए हैं, आपको भूत ज्यादा दिखने लगे हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे पीछे भी कोई खड़ा है। मैं ये सारी चीजें उस क्लिप में देख रहा था कि एक फ्रेम में कार्तिक खड़ा हुआ है और उसके बगल में वो बाबा सारी चीजें बता रहे हैं, ऐसे जैसे वो उस कब्रिस्तान के केयर टेकर हों और वो मना कर रहे हैं कि यहाँ पर मत रहो। द मोमेंट कार्तिक बोलता है कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो वो बाबा हंसते हुए कहते हैं, अभी तो नहीं खड़ा है बेटा, बस कुछ पल और रुको। उस बाबा ने कहा कि वो अभी तो नहीं खड़ा है, बस कुछ पल और रुको। और जैसे ही वो बाबा ने ये बोला है, मैं फ्रेम में क्या देखता हूँ कि कार्तिक के पीछे एक फांसी का फंदा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। अब ये वीडियो एडिटिंग तो लग नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास जो कैमरे की वीडियो थी मैंने वही ली थी, और वो फंदा नीचे आते आते कार्तिक के गले के पास बिल्कुल आ गया। मैं क्या देखता हूँ कि कार्तिक वो हंसते हुए बाबा से कहता है, ऐसे कोई भूत थोड़ी ना मार देगा, चलो मैं रुका हूँ, मैं भी देखता हूँ कौन सा भूत आता है बाबा यहाँ पे। जैसे ही कार्तिक ने ये बोला, वो बाबा ने अपने दोनों हाथ को अपने सर पर रखा, अपने मन में कुछ बुदबुदाया और अचानक से बोला, जिन्नाते कुल। वो बाबा ने क्या कहा मुझे एग्जैक्ट तो समझ में नहीं आया, पर सुनने में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहा कि जिन्नाते कुल। एंड द मोमेंट उन्होंने जिन्नाते कुल बोला है, मैं क्या देखता हूँ कि कार्तिक उस फंदे को धीरे से पकड़ता है और अपने गले में लगा लेता है और वो बार बार ये कहता है, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल। दरअसल इस शब्द का मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होता है, तो मैंने इसके लिए अपने दोस्त से मदद भी ली। उसने कहा कि जिन्नाते कुल कई सारे ऐसे मौलवी होते हैं जो अपनी तंत्र विद्या के दौरान, जो उनकी तंत्र विद्याएं होती हैं, जो उनके सिफली अमल होते हैं, उसके दौरान वो बोलते हैं किसी जिन्नात को अपने काबू में करने के लिए। पर मेरा दोस्त किसी तरह का जिन्नात नहीं था। मैंने अपने दोस्त का फोन काटा, उस वीडियो को वापस से पॉज किया और मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो वीडियो दोबारा प्ले हुआ ही नहीं। बार बार मैं उसको प्ले कर रहा था पर वो प्ले नहीं हो रहा था। मैं जितनी देर में ये सोचता, मेरे हॉल वाले कमरे से मुझे आवाज आने लगी और वो आवाज एक इंसानों की नहीं थी, करीबन 4 से 5 लोगों की थी, कुछ और नहीं। वो सब एक ही चीज चिल्ला रहे थे, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल। मैं जैसे ही बाहर जाकर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे हॉल में करीबन 15-20 लोग एक साथ लेटे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे शव साधना में कोई लेटता है। हालांकि ये शव साधना का किसी भी तरीके से कोई भी हिस्सा नहीं थी, पर वो 15 के 15 लोग एक साथ लेटे हुए ऊपर छत की ओर देखकर बार बार यही बोल रहे होते हैं, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल। और
जैसे जैसे उनकी आवाजें तेज होती हैं वैसे वैसे एक इंसान उठता है आधा तो दूसरा इंसान लेट जाता है, फिर आधा इंसान एक उठता है फिर लेट जाता है और वो बार बार फिर से वही बोल रहे होते हैं, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल। मुझे लगा था कि मैं एक सेफ जगह रहता हूँ, मेरी तंत्र साधनाएं, मैं एक साधक, शायद मेरे गुरु मेरी रक्षा करेंगे, पर आज यहाँ पर इतनी सारी आत्माएं एक साथ, क्योंकि ये मेरा घर तो नहीं हो सकता। मैंने क्या देखा कि मेरे घर की जमीन पूरी काली हो चुकी है और वहाँ पर वो सारे लोग लेटे हुए हैं। आखिर ये क्या था जिन्नाते कुल, और आखिर मैं ही इसे बार बार क्यों समझ रहा था? इस बात का पता शायद मुझे बिल्कुल ना चल पाता अगर अगली घटना मेरे साथ ना हुई होती तो। अपने व्लॉग को बनाने के चलते मेरा दोस्त कार्तिक एक कब्रिस्तान के अंदर जाता है। उसने मुझे भी ऑफर किया था कि वो एक व्लॉग बना रहा है और मैं उसके साथ जाऊं, पर उसके अगले ही दिन मुझे उसकी मौत की खबर मिलती है, जहां पर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कोई उसी कब्रिस्तान में बकायदा व्यवस्थित क्रम में गाड़ देता है। सबसे अजीब सी बात यह थी कि पुलिस तक को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। अगले ही पल मैं पुलिस के पास जब जाता हूं और उनके पास जाकर उस कैमरे की फुटेज मांगता हूं जिस कैमरे से वो कार्तिक मेरा दोस्त व्लॉग बना रहा था, तो कैमरे की फुटेज में बहुत ही ज्यादा भयानक चीजों से मेरा सामना होता है। जब मैं उस कैमरे की फुटेज को देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि कार्तिक, वहां के केयर टेकर शायद कोई बाबा होंगे, तो वो उनसे बातें कर रहा है और एक समय के बाद जब वो बाबा ने अपने सर पर हाथ रख के बोला जिन्नाते कुल, तो मेरा दोस्त ऑटोमेटिक पोजेस हो गया, ऐसे जैसे उसे कुछ होश ही ना हो कि वो क्या कर रहा है। उसने बगल वाले फंदे को पकड़ लिया और अपने गले में लगाकर वहीं रुक गया। मैं जितनी देर में ये सारे वीडियो को समझ पाता, बाहर जाकर मैं देखता हूँ कि 15 से 20 मुर्दे मेरे घर के हॉल में लेटे हुए हैं और सब एक साथ चिल्ला रहे हैं जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिसका मुझे कोई भी तात्पर्य समझ में नहीं आया जब तक अगली घटना मेरे साथ नहीं हुई। मैं क्या देखता हूं कि अचानक से मेरे घर का कोई मेन दरवाजा नॉक करता है। इस वक्त वो भी मुर्दों के बीच से जाना, ये शायद मेरे लिए बड़ा अजीब हो गया था। और वो मुर्दे एक्चुअल में कोई, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मुर्दों के बीच बैठा हुआ हूं और मैं उनसे बात करूं। वो दरवाजा ऐसे खटक रहा था मानो वो मुझसे कुछ कह रहा हो, मानो उसके पीछे मेरा ही कोई अपना शख्स खड़ा हो और वो मुझसे कोई बात करना चाहता हो। एक अलग सी अनुभूति थी वहां पर उन मुर्दों के बीच से वहां पर जाना मेरे लिए शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो मुर्दे बार बार चिल्ला रहे थे जिन्नाते कुल। खैर, मैंने अपने गुरु का ध्यान किया और उसके बाद मैं धीरे धीरे उन्हीं मुर्दों के बीच से जाने लगा। जब मैं उन मुर्दों के बीच से जाने लगा तो उनमें से एक मुर्दे ने मुझसे कहा, गेट मत खोलना, गेट मत खोलना। वहां के मुर्दे मुझसे गेट ना खोलने की सलाह देने लगे बार बार, और मैं बिना कुछ सोचे उस गेट की तरफ जा रहा था, क्योंकि हो ना हो अगर ये मुर्दे मना कर रहे हैं तो इस गेट के पीछे शायद इस कहानी का पूरा राज हो। वो जानने के लिए मैं उस गेट को जैसे ही खोलता हूं, मैं क्या देखता हूं कि सामने मेरा दोस्त कार्तिक खड़ा होता है। उसका चेहरा पूरी तरीके से नम हो चुका होता है और उसके आंखों की पूरी पुतलियां गायब हो चुकी होती हैं। उसके हाथ में एक कैमरा होता है जिसमें शायद मिट्टी लगी होती है पूरी तरीके से। उसका शरीर हल्का सा धूल से लगा हुआ होता है और उसके गले से, उसके हाथ से और उसके शरीर के अलग अलग जोड़ों से हल्की हल्की खून की धार निकल रही होती, ऐसे जैसे वो अपने शरीर को वापस से जोड़कर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। वो बिल्कुल खाली आंखों से मुझे देखता है, एक अजीब सा सूनापन होता है उसकी आंखों में, और मुझसे कहता है, अरे अर्श, मैं तो रह गया था ना कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं भी सोना चाहता हूँ। उसने इतना बोला और उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि मैं जरा वहां से हट जाऊं। मैं एक कदम पीछे की ओर हटा और वो मेरे सामने से अपने कैमरे को लेता हुआ सीधा उन मुर्दों के बीच जाकर लेट जाता है। उसका कैमरा उसके बगल में रखा होता है और उसके कैमरे से बार बार
ऐसा लगता है कि कोई फोटो खींच रहा है। बार बार फ्लैशेस की आवाजें आने लगती हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि मेरा घर जिसे किसी ने अब कब्रिस्तान बना दिया है, वहां पर हजारों मुर्दे लेटे हुए हैं और उन मुर्दों के बीच मेरा दोस्त कार्तिक, जो कि शायद अब जिंदा भी नहीं था, वो वहां पर लेटा हुआ है और वो कैमरा उन सारी तस्वीरों को एक साथ कैप्चर करने का काम कर रहा है। मेरा दोस्त लेटते हुए भी एक ही चीज बोल रहा था, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसी घटनाएं मेरे सामने हो जाती हैं जिसका अर्थ ना तो मेरे पास होता है और ना ही मैं किसी और से पूछ सकता हूं। ऐसे मोमेंट्स पर, ऐसे लम्हों पर आपको फोन की भी याद नहीं आती है, क्योंकि इतना भयानक नजारा आपकी आंखों के सामने होता है। मैंने एक कदम जैसे ही अपने हॉल की ओर बढ़ाया, वो सारे मुर्दे एक साथ मुझसे कहने लगे, हमें सोना है, हमें नींद नहीं आ रही, हमें सोना है, हमें नींद नहीं आ रही। वो बार बार खुद को सोने के लिए बार बार मजबूर करने लगे, ऐसे जैसे उनको किसी ने बेवजह नींद से जगा दिया हो। और वो कैमरा अभी भी केवल फ्लैश ही कर रहा था। सबसे ज्यादा अजीब बात मेरे लिए ये थी कि मेरा जो दोस्त था वो बिल्कुल खाली आंखों से बैठा हुआ था और वो एक ही चीज दोहरा रहा था कि जिन्नाते कुल। मैं क्या देखता हूं कि मेरे दोस्त ने कैमरा उठाया और मेरे पीछे वाले कमरे की तरफ फेंक दिया, ऐसे जैसे वो मुझसे उस कैमरे के जरिए कोई कहानी बताना चाहता हो। अब उन मुर्दों के बीच से जाने की मेरी तो शायद हिम्मत नहीं थी, तो मैं घर के पिछले दरवाजे से एंट्री करता हूं। जब मैं घर के पिछले दरवाजे से अपने घर के अंदर जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि सारे मुर्दे उल्टा मुंह करके, यानी कि मेरे मेन गेट की तरफ मुंह करके बार बार वही बोल रहे थे कि मुझे सोना है, मुझे नींद नहीं आ रही। और मेरे घर के पिछले दरवाजे में एंट्री करते ही सारे मुर्दे एक साथ मेरी तरफ पलट जाते हैं। वो बार बार यही कह रहे होते हैं कि हमें सोना है, हमें नींद नहीं आ रही। पास में रखे कैमरे को जब मैं उठाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उसमें एक नहीं, उसमें 2 वीडियो है। पहली वीडियो को जब मैं प्ले करता हूं तो वो वीडियो सिर्फ वहां तक होती है जहां पर कार्तिक ने उस फंदे को अपने गले में लगाया था। एक और वीडियो भी वहां पर एग्जिस्ट कर रही होती है जो शायद उस कैमरे में तब नहीं होती है जब मैं पुलिस वालों से उस कैमरे की वीडियो लेने गया था। इस वीडियो को मैंने अपने सिस्टम पर नहीं लगाया, इस वीडियो को मैंने डायरेक्ट प्ले किया। वीडियो को प्ले करने के बाद जो मैंने देखा, वो देखने के बाद मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं क्या देखता हूं कि कार्तिक ने अपने गले में वो फंदा तो लटका लिया है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो हंसे जा रहा है। और सामने खड़े वो बाबा डर के मारे पीछे की ओर 2 कदम हट जाते हैं। ऐसा लगता है कि कार्तिक ने अपनी मर्जी से वो फंदा लटकाया हो। कार्तिक अपने जेब में हाथ डालता है और उसके जेब में एक पेपर कटर होता है। उसको वो धीरे से निकालता है इस वीडियो में और अपने शरीर के अलग अलग भागों पर कट करने लगता है, बहुत बुरी तरीके से। हर एक कट के साथ उसकी चीख निकल रही होती है। उसने अपने शरीर के हर एक कोने पर पेपर कटर से बहुत बुरी तरीके से कट कर लिया और आखिरी कट वो इतनी तेज करता है कि वो पेपर कटर उसके शरीर में घुस जाता है। दूर खड़े वो बाबा केवल इस चीज को देख रहे होते हैं और डर के मारे पीछे हट रहे होते हैं और वो बार बार चिल्ला रहे होते हैं कि या अल्लाह, मेरे सामने ये क्या हो रहा है, अल्लाह पाक इसको बचाओ। वो बाबा जोर जोर से उस वीडियो में चिल्ला रहे होते हैं कि इसकी मदद करो, इसको बचाओ, इसकी मदद करो। पर वो कार्तिक पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुका होता है। मैं क्या देखता हूं कि कैमरा अपने आप ग्लिच होने लगा बड़े अजीब तरीके से। चूंकि मेरा लैपटॉप मेरे सामने ही रखा था, बड़े ही सरप्राइजिंगली जो वीडियो मैं उस कैमरे में देख रहा होता हूं वो अचानक से उस लैपटॉप में शिफ्ट हो जाती है और उसमें से भी वो बाबा के चिल्लाने की आवाज और कार्तिक के कराहने की आवाज एक साथ आ रही होती है। अल्लाह, ये मेरे आंखों के सामने क्या हो रहा है, बचाओ इसे, बचाओ इसे, बचाओ इसे।
और ये वीडियो लगातार मेरी आंखों के सामने चली जा रही थी, ऐसे जैसे इस वीडियो के जरिए शायद वो दिखाना चाहते हो पर मैं देख ना पा रहा हूं कि तभी अचानक से मेरा लैपटॉप भी ग्लिच होता है। वो कैमरा तो अब शायद पूरी तरीके से खराब हो चुका था, पर लैपटॉप में उस वीडियो के ग्लिच होने के साथ साथ ऐसा लगता है कि एक दूसरी वीडियो उस लैपटॉप में आ गई है। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि वो वीडियो मेरे हॉल के सीसीटीवी फुटेज की थी, लाइव सीसीटीवी फुटेज। मैं उस फुटेज में क्या देखता हूं कि वो सारे मुर्दे वहीं पर बैठे हुए हैं जो कह रहे थे कि हमें सोना है, हमें नींद नहीं आ रही। और उस सीसीटीवी फुटेज में वो सारे मुर्दे एक साथ उठते हैं और मेरे कमरे में, जिसमें मैं ये सारी चीजें देख रहा होता हूं, उस कमरे की तरफ धीरे धीरे चलकर मेरे पास आ रहे होते हैं। मेरे दोस्त की मौत का राज जानने के लिए जब मैंने उसके कैमरे में झांक कर देखा तो मुझे कई सारी अनगिनत सच्चाइयां दिखी। उन सच्चाइयों में मुझे ये दिखा कि मेरा दोस्त कार्तिक अपने ही हाथ से अपने आप को पेपर कटर से बहुत बुरी तरीके से काट रहा है और उसके सामने जो उस कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं वो बाबा, वो डर के पीछे हट रहे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद जब मैंने उस कैमरे पर और ज्यादा फोकस करना शुरू किया तो वो कैमरा ग्लिच होकर सीधा मेरे लैपटॉप में खुल जाता है और अचानक से लैपटॉप में मेरे उस हॉल की वीडियो आ जाती है जहां पर कई सारे मुर्दा एक साथ लेटे हुए थे जो कह रहे थे कि हमें सोना है, हमें नींद नहीं आ रही। वो सीसीटीवी फुटेज में मुझे साफ दिखता है कि वो मुर्दे मेरे कमरे की ओर चलते हुए आ रहे हैं कि तभी अचानक से मेरे मेन गेट की डोरबेल बजती है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि यहां पर इस वक्त कौन हो सकता है। जितनी देर में मैं ये सोच रहा होता हूं मेरे पास एक फोन आता है, मेरे दोस्त वैभव का, जो कि एक बहुत अच्छा यूट्यूबर था। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब मैं इतनी ज्यादा भयंकर सिचुएशंस में होता हूं तो मेरे पास उन्हीं लोगों के फोन क्यों आते हैं जो इस घटना के इर्द गिर्द होते हैं। शायद ये ऊपर वाले का कोई इशारा हो। मैंने अचानक से फोन को पिक किया और मेरे दोस्त वैभव ने मुझसे कहा, क्या हाल है हर्ष, और क्या चल रहा है सब लाइफ में? मेरा दोस्त वैभव मेरे उस गेट पर आ चुका होता है जिसके अंदर शायद उसको अंदाजा भी नहीं होता है कि क्या होगा। मैं उससे कहता हूं, वैभव यार मैं एक्चुअली अभी घर पे नहीं हूं, तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूं तुमसे। मेरा दोस्त मुझसे कहता है, भाई क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी है और गेट अंदर से बंद है तो तुम अंदर ही होगे ना। चलो अब ड्रामे मत करो, मुझे एक रियल व्लॉग बनाना है और उसी कब्रिस्तान में बनाना है जहाँ पे तुम्हारा दोस्त कार्तिक मरा था। क्या लगता है, होगा ना ये इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग होगा। सबसे अजीब बात मेरे लिए ये थी कि वो वैभव उसी जगह पर व्लॉग बनाने के लिए बोल रहा था जिस जगह की आत्माएं इस वक्त मेरे हॉल में मौजूद थीं। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा था। मैं जितनी देर में उसे मना करता, मैं क्या देखता हूं कि सीसीटीवी में जितने भी मुर्दे थे वो सारे के सारे मेरे गेट की तरफ ना आकर मेन गेट की ओर जाने लगे। अब मुझे लगा कि इससे पहले कि मेरे दोस्त को कुछ हो, मैं भागते हुए उस गेट की तरफ जाऊं और उसे बचा लूं। मैंने अपने गुरु का दिया हुआ वो रुद्राक्ष अपने हाथ में थामा और सीधा भागते हुए उस गेट की तरफ चला गया और गेट को खोल दिया। मेरे दोस्त ने आओ देखा ना ताओ, वो सीधा मेरे घर के अंदर आ गया और मुझसे कहने लगा कि अब मैं उसके साथ चलूं उस कब्रिस्तान में। मैं उसे बताता भी तो क्या बताता। मैं क्या देखता हूं कि एक मुर्दा जो मेरे दोस्त की एक शर्ट का कोना पकड़कर खड़ा हुआ है। मैं साफ साफ उसे देख पा रहा था। मैं वैभव से कहता भी तो क्या कहता। बिना कुछ कहे मैंने उससे कहा कि ठीक है, यहां ना रुकते हैं लेकिन चलते हैं। मैं और वैभव घर से जाने तो लगे पर वो जितने भी मुर्दे थे वो सब एक साथ चिल्लाकर कहने लगे, हम सब वही मिलेंगे, हम सब वही मिलेंगे। ये आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं अपने दोस्त वैभव के साथ
उस कब्रिस्तान की ओर चल दिया। मैंने उससे समझाया भी कि ये कब्रिस्तान आम कब्रिस्तान नहीं है, और यदि हमारी इस कब्रिस्तान में कोई मदद कर सकते हैं तो शायद वहां के केयर टेकर वो बाबा कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अर्श यार, जानते हैं कि तुम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह भूत ही हो। अब चलो और वीडियो बनाओ, और हाँ, कोई भूत आए तो मुझे बचा लेना। एक तो जब वो मेरी बात नहीं सुन रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। फाइनली हम उस कब्रिस्तान के बाहर पहुंचे और बड़ी ही सरप्राइजिंगली वो गेट खुला हुआ था। वो कब्रिस्तान को तो बंद कर दिया गया था ना 1 महीने के लिए। खैर, मैं अपने दोस्त वैभव के साथ उसके अंदर जाता हूँ। मुझे लग रहा था कि आज मैं जानबूझकर किसी एक और जान को यहाँ पर गवा न दूं, क्योंकि मेरा रक्षा मंत्र भी वैभव के ऊपर काम नहीं कर रहा था। मैं उसके ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा था, पर आउट ऑफ नोवेयर मेरा रक्षा मंत्र बार बार विफल हो जा रहा था। मैंने कम से कम 4 बार उसको लगाने की कोशिश करी, पर वो लगा नहीं। वैभव वहां पर जाकर वीडियो बनाने लगा और वो कहने लगा, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और आज मैं आया हूँ कब्रिस्तान। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ सचमुच कोई भूत अपनी कब्र से उठता है, क्या ये सिर्फ मजाक ही है। मैं उसको मना भी नहीं कर पा रहा था और वो इस चीज से पीछे भी नहीं हट रहा था। मुझे साफ दिख रहा था जो आत्माएं मुझे मेरे घर पर परेशान कर रही थी, वही आत्माएं उस कब्रिस्तान में चारों तरफ मंडरा रही थीं, ऐसे जैसे वो वैभव को मार देंगी। मैं आसपास उन बाबा की तलाश करने लगा कि एटलीस्ट वो बाबा मुझे मिल जाए और मैं उनसे इस कब्रिस्तान का राज पूछ लूं, पर मुझे वो बाबा कहीं नहीं दिखे। कि तभी मैं क्या देखता हूं कि मेरा जो दोस्त है वैभव, वो दूर पड़ी एक कब्र को शायद खोद रहा होता है, पागलों की तरीके। मैं जैसे जैसे उस कब्र के पास जाता हूं, मैं क्या देखता हूं कि वो अपने नाखूनों से उस कब्र को जोर जोर से नोचकर उसकी पूरी मिट्टी अलग कर दे रहा था। लेकिन इस बार भी एक ऐसा शब्द जो मैंने कुछ समय पहले सुना था मुझे सुनाई दिया। मेरा दोस्त पागलों की तरह कह रहा था, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल। मेरा दोस्त पोजेस हो चुका था। ये सब मैं क्या देख रहा था? मैं देखता हूं कि वो ये सारी चीजें कर रहा होता है और उसके सामने वो बाबा खड़े होते हैं। मैं तुरंत उन बाबा के पास जाता हूं और कहता हूं कि बाबा, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है और ये मेरा दोस्त कैसे पोजेस हो चुका है? आप कुछ मदद कर सकते हैं तो प्लीज मुझे बताइए। जैसे ही मैंने उन बाबा से ये सारी बात पूछी तो वो बाबा ने मुझसे कहा, अब तुम भी आए हो, तुम भी मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, जिन्नाते कुल, वो बाबा जिन्नाते कुल बोलते हुए पीछे चलते चले गए और मैं क्या देखता हूं कि मेरा दोस्त मेरी तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर उसकी आंखें नहीं होती हैं। उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई होती हैं और उसके दांत सारे टूट चुके होते हैं। वो रोते रोते मुझसे एक अजीब सी आवाज में कह रहा होता है, मैं मर चुका हूं। मैंने इस चीज को ध्यान से सुना तो मुझे समझ में आया कि वो कह रहा है कि वो मर चुका है। क्या मेरी वजह से उसकी मौत हो गई है? जितनी देर में मैं ये सोच पाता, मेरे दोस्त वैभव ने अपना कैमरा उठाकर उन्हीं धसी हुई आंखों के साथ उस कैमरे को मेरी तरफ किया जिसमें एक वीडियो था। दरअसल कार्तिक के साथ वैभव भी इस कब्रिस्तान में व्लॉग बनाने कुछ समय पहले आया था। उस व्लॉग में मैंने देखा कि कार्तिक के खून से सने हुए शरीर ने वैभव के मुंह पर पत्थर मार मार कर उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मेरे सामने अब वो कब्रिस्तान था जिसमें मुर्दे से भरे हुए कई सारी आत्माएं थी। वो बाबा एक धुंध में कहीं ओझल हो चुके थे और मेरा दोस्त वैभव, वो भी अब शायद एक मुर्दा बन चुका था। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। अगले दिन कुछ लोग आते हैं, मुझे उस कब्रिस्तान से उठाते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया और क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि रात को आप यहाँ अकेले आए थे, आपके साथ कोई नहीं आया। तब मुझे समझ में आया कि वैभव की मौत तो तभी हो चुकी थी जब कार्तिक मरा था।
और ये कहानी मेरे जहन में कुछ ऐसे बस गई थी जैसे कभी दिल से जाए ही ना। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कहते हैं कभी कभी कोई जगह हमारे लिए इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि वहां पर एक सेकंड रुकना भी दर्द से ज्यादा भयानक होता है। मेरी कई सारी कहानियों में कुछ कहानियां ऐसी भी थीं जिसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी दिख रही है। मेरा एक दोस्त था बचपन का, राजीव। मैं और वो मोस्टली साथ में रहते थे। मेरा क्लासमेट था और हम दोनों अपना बचपन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। मुझे आज भी याद है कि उसे अक्सर इस तरह की चीजें दिखाई दिया करती थी। वो कहता था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, पर अचानक से कभी कभी वो बहुत ज्यादा डर जाता था। हम लोग बड़े हुए और उसके बाद अचानक से एक दिन मेरे पास कॉल आता है। राजीव मुझसे कहता है कि उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और वो शहर से बाहर जा रहा है। अब सबसे अजीब बात यह होती है, जब आप अपने बचपन के दोस्तों से कई सालों बाद मिलते हैं तो आपकी वही पुरानी बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। लेकिन इस बार जब मेरे पास राजीव का फ़ोन आया, करीब 10 साल बाद आया होगा उसका फ़ोन, जब उसका फ़ोन आया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसकी आवाज़ में एक डर था। वो मुझे शायद किसी मदद के लिए बुला रहा था। फ़ोन उठाते ही उसने मुझसे कहा, हेलो अर्श भाई। हाय, कैसा भाई? अरे तुम्हें हुआ क्या है राजीव? अर्श, मैं अभी पहाड़ों में हूँ और कुछ है। कहाँ है? क्या हो गया है? तुम मेरे आस पास कुछ है यार, मेरे आस पास कुछ है। मुझे 24 घंटे ऐसा लगता है कोई मुझे मारने वाला है, कोई चाकू लेके मुझे दौड़ा रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं पलटता हूँ, कोई होता नहीं वहां पे, बस एक साया है जो चारों तरफ है। मैंने अर्श यहाँ पे एक अपनी जितनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच कर मेरे पहाड़ों पे एक रेस्टोरेंट, तुझे पता है ना मेरा बचपन का सपना था पहाड़ों पे रेस्टोरेंट खोलेंगे, कैफे खोलेंगे। मैंने एक कैफे खोला, मैंने खोला हुआ है, रेस्टोरेंट है मेरा। और पता नहीं यहाँ पे क्या दिक्कत है यार, मैंने जब से रेस्टोरेंट खोला कुछ ना कुछ इस रेस्टोरेंट में मेरे साथ गलत होता जा रहा है। कभी चिकन के कटने की आवाजें आती हैं, कभी मेरे ऊपर कोई एक मेरे ऊपर एक कांच गिर गया, मैं जैसे तैसे बचा उससे। मैं हद से ज्यादा घबराया हूँ हर्ष, मेरे पास कोई और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। मेरा सारा पैसा इसमें लगा हुआ, मुझे यहीं पर रहना, मुझे यहीं पर इसको कंटिन्यू करना है यार। हर्ष, मैंने सुना भाई तू कुछ करता है जो पैरानॉर्मल टाइप है, तो अगर कुछ भी कर सकता है, इफ यू कैन हेल्प मी, इफ यू कैन हेल्प मी इन एनी व्हिच वेज, प्लीज डू दैट भाई, प्लीज डू दैट। राजीव बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी आवाज में एक अलग सा दर्द दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा किसी खतरे में है। मैंने उसे आश्वस्त किया कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और मैं अभी के अभी उसके पास आता हूं। ये बात होगी वही करीब 2015 की। उसके बाद मैं यहां से सीधा पहाड़ों पर चला गया जहां पर उसका रेस्टोरेंट था। मैं राजीव से मिलता हूं, वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा होता है। जब मैं उससे पूछता हूं कि उसके रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है तो वो बिना कुछ बोले सीधा मुझे उस रेस्टोरेंट ले जाता है और कहता है कि बस एक रात यहां पर रुको अर्श, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये इतना परेशान है और एक नया रेस्टोरेंट जो कि एक ऐसे एरिया में है जहां पर पवित्रता है, तो आखिर इस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या बुराई है। मैं उस दिन रात को उस रेस्टोरेंट में रुका। राजीव मेरा दोस्त, मैंने उसको रुकने की सलाह नहीं दी। मैंने उसे अपने गुरु द्वारा दिए हुए रक्षा मंत्र से सेव करके उसके घर भेज दिया। इस रेस्टोरेंट के अंदर जब मैं जाता हूं तो एक बड़ा सा हॉल दिखता है मुझे, जहां पर शायद चेयर वगैरह पड़ी हुई थी, पर ये रेस्टोरेंट आधे से ज्यादा जला हुआ था, ऐसा जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इसके रेस्टोरेंट में आग लगी हो। राजीव ने मुझे बताया भी था कि यहां पर बहुत अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, पर इतना अजीब क्योंकि बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था, पर मैं अंदर जैसे ही जाता हूं मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर कोई बहुत ज्यादा बुरी आत्मा का साया है। मैं एक कदम जैसे ही बढ़ाता हूं मेरे कान में एक आवाज आती है। मैं मुड़कर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने पास पड़ी कुर्सी को खिसकाया है। थोड़ी देर और वहां रुकने पर मुझे यूं लगने लगता है कि वहां पर सिर्फ मैं नहीं हूं, वहां पर मेरे अलावा और भी लोग मौजूद हैं।
आमतौर पर इस तरह की जब हम किसी भी घटना स्थल पर जाते हैं तो कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये देखकर बता सकता है कि वहां पर एक आत्मा है या फिर एक से ज्यादा। पर यह मेरे साथ पहली बार हो रहा था जहां मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि यहां पर एक आत्मा का साया है या फिर एक से ज्यादा। मैंने 2-3 कदम और आगे बढ़ाए तो अचानक से एक और अजीब सी आवाज, पर कान को चीर देने वाली, सीधा मेरे कानों में आती है। मैं देखता हूं कि एक ग्लास है, उसके अंदर किसी ने स्पून को फेंका है जोर से। बड़ा अजीब लग रहा था मुझे कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जो पूरी रात बंद है, जो शायद कुछ दिनों पहले जल चुका है, आज इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मैं उस बर्तन के पास जैसे ही जाता हूं कि तभी अचानक से मेरे पैरों के पास लुढ़कते हुए एक बर्तन आता है। मैं क्या देखता हूं कि उस बर्तन में खून के धब्बे पड़े हुए हैं, ऐसे जैसे किसी ने स्पेसिफिकली एक बर्तन को चूज करके उस पर किसी खून की बूंदों को छिड़क दिया हो। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो बर्तन पूरा खून से लहूलुहान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गया हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आत्माएं खुद साधक के ऊपर अपना कब्जा कर लेती हैं। मैंने जब उस बर्तन को ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस बर्तन से किसी के सर पर मार मार कर उसकी हत्या कर दी हो। मुझे एक्चुअली एक शॉर्ट विजन फ्लैश हुआ कि एक कोई बूढ़ा इंसान है जिसके सर पर यह बार बार मारा जा रहा है। ये सिलसिले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी अचानक से किसी ने मुझे जोर से आवाज लगाकर कहा, अरे क्या चाहिए? बंद हो गया है ये। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने एक शेफ के कपड़ों में खड़ा बूढ़ा व्यक्ति होता है। वो मुझसे कह रहा होता है कि यहां सब बंद हो गया है, मैं क्या लेने आया हूं। उसके हाथ में एक नाइफ होता है और शायद वो कोई सब्जी काट रहा होता है, पर एक जले हुए रेस्टोरेंट में कोई ऐसा क्यों करेगा। मैं जैसे ही उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाता हूं, वो अपने कदमों को 2 कदम पीछे कर लेता है और वो कहता है, कुछ नहीं मिलेगा यहां से, निकल जा। मुझे उसके चेहरे को देखना था। मैंने 2-3 कदम और आगे बढ़ाए तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई जोर जोर से थालियों को पीट रहा है। मैं जैसे ही पलट कर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि 2 इंसान मेरे सामने खड़े हुए हैं गेट के पास, जिनके हाथ में एक थाल है और एक हाथ में चम्मच। वो दोनों उस थाली को जोर जोर से बजाए जा रहे थे। मैंने उनका शक्ल देखने के लिए जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए, उनकी तेज चलती बर्तनों की आवाज अचानक से रुक गई और उनके मुंह से एक अजीब सी आवाज आने लगी। एक धीमी लेकिन कान को अजीब लगने वाली आवाज। मैं थोड़ा और पास जाकर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उन दोनों इंसानों के मुंह की जगह पूरा लाल हो रखा है, जैसे उन दोनों इंसानों को किसी ने जला दिया हो बुरी तरीके से। पर इन दोनों इंसानों के कपड़े बिल्कुल ठीक थे। पूरा मुंह लाल हो चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर इनके मुंह पर एक जलता तवा रख दिया हो। उनके मुंह से हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा था, जैसे किसी ने ये ध्यान से देखा हो कि उनके मुंह को ही सुलगाना हो। एक धीमी लेकिन कान को अजीब लगने वाली आवाज। मैं थोड़ा और पास जाकर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उन दोनों इंसानों के मुंह की जगह पूरा लाल हो रखा है, जैसे उन दोनों इंसानों को किसी ने जला दिया हो। पूरा मुंह लाल हो चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर इनके मुंह पर एक जलता तवा रख दिया हो। मैंने जैसे ही उन्हें देखा, वो भागते हुए मेरे सामने से गैस स्टोव की तरफ चले गए और अपना मुंह उस गैस स्टोव के ऊपर रख दिया। इससे पहले मैं अगली आवाज लगा पाता, मैं क्या देखता हूं कि
उन लोगों ने गैस स्टोव को ऑन कर दिया है और अपने मुंह को जलने दिया, वैसे जैसे वो चाहते हो कि मैं ये सब देखूं। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां रहने वाला ये इंसान ये सब कर क्यों रहे हैं। मुझे इतना तो पता था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक आत्माएं हैं जो शायद अपनी चीजें बताने की कोशिश कर रही हैं। कि इतनी देर में अचानक से मेरे कंधे पर एक आदमी का हाथ आता है और वो मुझसे कहता है, क्या देख रहे हो, तुम्हें भी पकना है क्या? अब काटो तो खून नहीं, मैं उस आदमी से बोलता भी तो क्या बोलता। उस आदमी का हाथ मेरे कंधे पर तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस आदमी का हाथ बहुत टाइम से पानी के अंदर है। बहुत ज्यादा गली हुई स्किन थी उसकी और वो इतना ज्यादा ठंडा लग रहा था कि मैं शायद इतनी गर्मी के मौसम में भी कांप गया था। मैं जैसे ही कुछ अगला शब्द बोलता, लाइट अपने आप फ्लिकर होने लगी। उस फ्लिकर होती लाइट के साथ साथ मुझे इस इंसान का चेहरा दिखा। ये इंसान वही करीब 80 साल की उम्र का रहा होगा, पर इसकी आंखें थी ही नहीं। ये बोल तो रहा था पर मुझे साफ दिख रहा था कि इसकी जबान भी अपनी जगह पर नहीं है। सबसे ज्यादा अजीब तब लगा जब अचानक से मुझे किसी बच्चे के खेलने की आवाज आने लगी। मैं क्या देखता हूं कि थोड़ी ही दूर पर एक बच्चा हाथ में एक प्लेट लेकर और एक चम्मच को लेकर बर्तन को बजाए जा रहा है। बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था क्योंकि उस बच्चे की आंखें अपनी जगह पर नहीं थी, उसकी भौं गायब थी और वो कोई एक छोटी सी बच्ची रही होगी जिसके बाल भी शायद पूरी तरीके से जल चुके थे। शायद मेरा वहां से जाना ही सही रहता। मैंने जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर कदम रखा, अचानक से मुझे किसी लेडी ने आवाज दी और कहा कि यहाँ की सच्चाई जरूर पता कर लेना भैया, बहुत जरूरी है। मेरी हिम्मत पीछे मुड़ने की हो ही नहीं रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन उस वक्त शायद अगर मैं पीछे पलटता तो मैं जिंदा नहीं बचता। इसके बाद मैं वापस आया और अपने दोस्त राजीव को सारी घटना बताई। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आसपास के गांव वालों से पूछी तो उन्होंने अलग अलग कहानियां बताना शुरू कर दिया कि यहां पर कभी ऐसा हुआ तो कभी ऐसा हुआ। कहीं से मुझे कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। लेकिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर एक पागल बैठा रहता था जो हमेशा ये कहता था कि उसे भूत प्रेत दिखते हैं। वो अपने परिवार को बहुत चाहता है, लेकिन सारे इंसान उसे पागल समझते थे। कभी कभी कुछ कहानियों के जवाब उनके पास भी मिल जाते हैं जिनको कहानियों को बयां करना नहीं आता। कभी कभी उनके दिल में हजारों कहानियां दफन होती हैं। मैं सीधा उस पागल के पास जाता हूं जो उस रेस्टोरेंट की तरफ देखकर हंस रहा होता है। उससे पूछता हूं कि तुम्हें भूत दिखते हैं, लोग कहते हैं। मुझे बताओ कैसे दिखते हैं भूत, मुझे भी बताओ। ओके, अब तुम उस रेस्टोरेंट की तरफ देखकर क्या करते हो? तीन लोगों का गया। 3 लोगों का? मेरा मोचू, मेरी ईशा, मेरी मोचू, मेरी पैर, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी पैर, तीनों को खा गया। वो कह रहा था कि मेरी माँ, मेरी बाप और मेरी बहन तीनों को खा गया। मेरे दिमाग में एकदम से उसी रात की बात आई जब मैंने इन तीनों आत्माओं को उस रेस्टोरेंट के अंदर देखा था। मैंने उससे आगे की कहानी पूछने के लिए उसको थोड़ा सा और बढ़ावा दिया और उसको कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर क्या मुझे बताओगे क्या हुआ था उस रात? किस रात की बात तुम बता रहे हो? कब खा गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे बताओ कुछ। रात को आया, बड़ी गाड़ी से आया, मेरे बाप को बोला कि जमीन मुझे दे दे, पैसा दूंगा, तेरी बहन की शादी कराऊंगा। मेरे बाप ने दिया, मेरे बाप ने कागज दिया, मेरे बाप ने कागज में साइन किया। धोखा, उसके बाद तो मुझे धोखा दिया।
मेरे बाप को मार दिया, मेरी बहन को मेरी बहन को जला दिया, मेरी माँ को चाकुओं से गोद कर मेरे सामने मार दिया। उसकी कहानी सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जितनी भी चीजें बता रहा था वो सब उस रात से कनेक्ट हो रही थी जिस रात को मैंने उस रेस्टोरेंट में जाकर अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च करी थी। मैंने देखा था वहां पर एक बच्ची है जो अधजली हालत में है। मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी है जिसे शायद जलाकर मार दिया गया है, और एक लेडी जिसके शरीर में चाकू घुसे हुए थे। वो वही कहानी वो बयां कर रहा था। एक बड़ी गाड़ी जो शायद मेरे दोस्त राजीव के पास थी। तो क्या मेरा दोस्त राजीव कुछ छुपा रहा था मुझसे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चारा था। मुझे जानना था कि आखिरकार यहां पर हुआ क्या है असल में। मैंने कहा हो ना हो इस रेस्टोरेंट की पूरी गुत्थी सुलझाने वाला एक ही इंसान है, राजीव। क्योंकि जो इंसान इसे पूर्णतः सुलझा सकता था वो अब शायद अपने परिवार के लिए पागल हो चुका है। शायद वो अब इस रेस्टोरेंट को देखकर हंसता रहता है, इस उम्मीद में कि उसका परिवार वापस आ जाए। उस पागल ने बताया कि उसकी पूरी जमीन को हथिया लिया गया। उस रात इनके बाप से जबरदस्ती साइन करवाया गया और इसके सामने ही इसके पूरे परिवार को जिंदा जलाकर बहुत बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। मुझे अब यकीन हो रहा था कि यह सारी गलती राजीव की है। मैंने राजीव को फोन किया और उसको तुरंत इस रेस्टोरेंट पर बुलाया। वो उसी बड़ी गाड़ी से आया। मैं समझ गया था कि यह कोई और नहीं, क्योंकि इस पहाड़ों पर बड़ी गाड़ी रखने वाला सिर्फ मेरा दोस्त था। वो मेरे सामने आकर खड़ा होता है और मैं उससे पूछता हूं कि तुम्हें इस रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से ठीक करना है या नहीं। वो हामी भरता है। मैं उससे पूछता हूं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। वो बार बार मुझसे ट्रिक क्वेश्चन करने लगता है कि मुझे बताओ सब कुछ ठीक हुआ नहीं हुआ। और अंत में आकर जब मैं उस पागल को उसके सामने खड़ा करता हूं तो राजीव बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। मैंने राजीव से कहा, राजीव तुम तब तो इस पागल को भी नहीं पहचानते होगे, क्या कहते हो? या मैं नहीं, इस पागल की बात करो तुम इस पागल को नहीं जानते हो? बिल्कुल तुम्हारा नहीं। ये कहना है? पता नहीं कहाँ है, कौन कब से यहाँ पे है। मैं डेली इनको बोलता हूँ उसको निकालो, इनको ही निकालता नहीं। मैं जितनी देर में ये पूछता अचानक से राजीव का गला कोई बहुत जोर से चोक कर लेता है। वो अपनी आवाज निकाल नहीं पाता है। कुछ बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पा रहा होता है। मैंने तुरंत अपना गुरु मंत्र पढ़ा और राजीव के सर पर अपनी रुद्राक्ष माला को रखा। मैं क्या देखता हूं कि पीछे से एक बूढ़ा इंसान जो शायद आधा जल चुका है वो राजीव का गला बहुत जोर से पकड़े होता है और राजीव के पैर के पास एक छोटी बच्ची बैठी होती है जिसका पूरा शरीर बहुत बुरी तरीके से जल चुका होता है और एक माँ जो राजीव के दाएं साइड में खड़ी होती है और उसे बहुत बुरी नजरों से घूर रही होती है, ऐसे जैसे वो उसे जिंदा जला देना चाहती हो। राजीव इससे पहले कुछ और बोल पाता मैं समझ गया था कि राजीव ही मेन कल्प्रिट है। मैंने उससे कहा, राजीव अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो अभी के अभी इस पागल से और उसके पूरे परिवार से तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, वरना शायद तुम्हारे जो 2 बच्चे हैं और तुम्हारा पूरा परिवार है उसको ये आत्माएं कभी नहीं छोड़ेंगे। और इस बार राजीव मैं भी मदद नहीं करूंगा, तो अगर हो सके तो उनसे माफी मांग लो। मेरे बोलते ही शायद राजीव को ये पछतावा होता है और राजीव अचानक से ये कहता है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। वो पूरी तरीके से उस पागल के पैरों में गिर जाता है और पूरा गांव इस चीज को देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूं कि वो तीनों आत्माएं जो राजीव के पास खड़ी थीं वो धीरे धीरे सूरज की रोशनी में बिखरने लगती हैं। शायद वो हमेशा के लिए मुक्त हो रही होती हैं या फिर उन आत्माओं को यही चाहिए होता है। मैंने राजीव से कहा कि पश्चाताप अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मैं अपनी ये जमीन इस पागल के नाम करनी होगी। तो राजीव कहता है, आज से तुम यहाँ मेरे पास रहोगे और ये पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम यहाँ पर हमेशा रह सकते हो, हमेशा रह सकते हो। राजीव की आंख में आंसू थे और वो पागल आज पागलों की तरह हरकत नहीं कर रहा था। आज उसके चेहरे पर एक
अजीब सी मुस्कान थी। शायद वो ये जताना चाह रहा था कि राजीव का जो पश्चाताप है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद मैं राजीव से विदा लेकर अपने शहर वापस आ गया। राजीव आज भी अपना रेस्टोरेंट अच्छे से चला रहा है पहाड़ों पर। वो पागल आज भी उसके साथ उसके घर में उसका फैमिली मेंबर बन के रहता है। कभी कभी हमें अपनी लालच के आगे कुछ नहीं दिखता और हम किसी भी परिवार के साथ कुछ भी कर डालते हैं। शायद हमें ये सोचना चाहिए कि जैसा हमारा परिवार है वैसे किसी और का भी परिवार होगा, क्योंकि ऊपर वाले का न्याय देने का अपना एक अलग ढंग है। शायद उसी ढंग से इस पागल और उसके पूरे परिवार को न्याय मिला और राजीव को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कभी कभी किसी इंसान की मदद कर देना हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती भी बन सकता है। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करें, दूसरों के साथ रहें, पर क्या होगा अगर वही दूसरा इंसान आपकी जान का दुश्मन बन चुका हो। ये बात है आज से करीब 15 साल पहले की। मेरी एक आंटी हुआ करती थी। वो बताती थी कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, पर सच कुछ और था। शायद 15 साल पहले जब मैंने उनसे पूछा था तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, इस वजह से उन्होंने जो कहा वो मैंने मान लिया। उन्होंने कहा कि उनके पति अब इस दुनिया से जा चुके हैं हमेशा के लिए, शायद वो कभी लौट के नहीं आएंगे। पर बड़े होते होते जब मैंने इन शब्दों पर और ज्यादा गौर करना शुरू किया तो मुझे आखिरी शब्द समझ में आया कि वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। मैंने अपनी माँ से पूछा कि आखिर वो आंटी क्या कहा करती थी, आखिर वो ये क्यों कहती थी कि वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। मेरी मम्मी ने कुछ दिन पहले ही मुझे ये बात बताई। उन्होंने कहा कि वो जो आंटी थी वो बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम में थी। मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करी तो मेरी माँ ने बोला कि तुम उन आंटी के पास ही चले जाओ, शायद वो तुम्हें पूरी बात बता दें। मैं अपने घर से सीधा 15 साल बाद उस आंटी के घर गया जहां पर शायद सब कुछ बदल चुका था। आंटी का घर, आंटी, और वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उनके पास जाता हूँ और देखता हूँ कि एक अजीब सा घर है, एकदम सुनसान सा, और वो उसमें एक बीच में चेयर डालकर बाहर बैठी हुई हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें अपना परिचय देता हूँ। थोड़ी देर बात बताने के बाद वो शायद समझ जाती हैं कि मैं कौन हूँ। हम लोग बहुत देर वहां पर बात करते हैं, 2 कप चाय भी पीते हैं, और इसी बात में मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर उनके पति कहाँ हैं और क्या हुआ था उनके साथ। वो वही हंसकर कहती हैं कि वो शायद अब कभी लौट कर ना आए। मैंने उनसे फिर से जोर देकर पूछा कि अगर आप मुझे बता सकती हैं कि आपके पति कहाँ हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि हो ना हो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार खटक रहा था। कहा जाता है कि जब आप पैरानॉर्मल चीजों के प्रति बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं तो कभी कभी किसी के साथ हुई वो चीजें आपको अट्रैक्ट करने लगती हैं और आपको वो बताना चाहती हैं कि वो कोई आम घटना नहीं हुई थी जिसको लोगों ने आम समझकर जाने दिया है। उस घटना के पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश या कोई तांत्रिक शक्ति जुड़ी होती है। मैंने जब उन आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो पहले बहुत सुखी सुखी रहते थे, लेकिन तभी अचानक से आंटी इतना ही बोल पाई होंगी कि तभी उनके पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो मुझसे कहती हैं कि मैं उन्हें अंदर की ओर ले जाऊं, जो घर का शायद आखिरी कोना था। मैं उन्हें वहां ले जाकर बैठालता हूं। थोड़ी देर वो कुछ अपने हाथों से मुद्राएं बनाती हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाती हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि यहाँ पर क्या है आंटी और आप इस कोने में क्यों आए हो। वो कुछ नहीं बोलती हैं और वापस से वो बाहर आकर बैठ जाती हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आखिरकार अंकल गए कब और उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने कहा कि बेटा, अंकल एक रात घर आए और वो बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ सही चल रहा था, पर एक रात उनको पैसे का काफी भारी लॉस हुआ। उनको कहीं से दरअसल कैश पैसे मिले थे और रास्ते में जब वो आ रहे थे तो उन्हें कई लोगों ने मारा पीटा। कुछ चोर उनका पैसा और जितना भी मोबाइल और पर्स वगैरह था वो सब लेकर चले गए। उन्होंने बताया कि वो उस दिन सुसाइड करने के मूड में थे, लेकिन उनकी पत्नी यानी कि उन आंटी ने उन्हें रोक लिया। वो घर से निकले तो थे लेकिन शायद कभी लौट कर नहीं आते। वो बताती हैं कि उस दिन आंटी ने बहुत वेट किया, लेकिन अगली सुबह जब वो आए तो एकदम खुश थे। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो मैं और हमारे बच्चे बिल्कुल सही रहेंगे। आंटी ने आगे बताया कि वो उसके बाद से एक कमरे के अंदर बंद रहने लगे। न जाने क्या बोला करते थे खुद से ही, और थोड़ी देर के बाद वो बाहर आ जाते थे। कभी कभी जब उस कमरे को खोलने आंटी जाती थी तो वो बार बार मना कर देते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस कमरे को नहीं खोलना है। इसके बाद आंटी चुप हो जाती हैं। मैं उनको और प्रेशर देकर पूछता हूँ कि अब मैं इन सब चीजों को ठीक करने लगा हूँ आंटी। अगर आपको लगता है कि आपकी इस कहानी में कोई सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल एंगल है, तो शायद मैं आपके पति को वापस लाने में सक्षम हो पाऊं। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराइए मत और मुझे जरूर बताइए कि आखिरकार हुआ क्या था उस रात। आंटी बताती हैं कि धीरे धीरे उस दिन के बाद से, जब से वो उस कमरे में अकेले जाने लगे हैं घर के, तब से वो उस कमरे में ताला लगाने लगे थे। किसी को भी वो कमरा छूने नहीं देते थे। यदि कोई भी उस कमरे के पास जाता था तो उसे बहुत बुरी तरीके से गालियां देते थे। करीबन 12 दिन बीते होंगे और अचानक से एक दिन इनके पति सोने की अंगूठी लाते हैं और इनको देते हैं। ये बहुत ज्यादा अचंभित हो जाती हैं आंटी और ये कहती हैं कि आखिरकार तुम ये सब लाए कहां से? तो अंकल कहते हैं कि मुझे आज इनाम मिला है। अब आंटी क्योंकि अपने पति की बहुत इज्जत करती थी, बहुत ज्यादा उनको मानती थी, तो वो कभी ये नहीं पूछती थी कि आखिर ये सब चीजें आ कहां से रही हैं। 12वें दिन के 3 दिन के बाद वो एक नोटों से भरा हुआ बैग लाते हैं और आंटी को वापस से थमा देते हैं। आंटी बार बार अचंभित हो रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। करीबन 45 दिन बीते होंगे और ये देखते ही देखते आंटी और उनके पति दोनों बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए। उनका बच्चा भी अब अच्छे स्कूल में जाने लगा। पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। एक ऐसा परिवार जिसके पास पहले पैसों की इतनी कमी हुआ करती थी कि वो 2 रोटी खाने के लिए भी तरसते थे, और अब अचानक से उनके पास सोने की अंगूठियां, नोटों से भरे हुए बैग और न जाने क्या क्या उनके पास आ रहा है। आखिर ये हो कैसे रहा था? मैंने जब आंटी को पूछा कि आंटी तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल चीज थी क्या? अंकल ने कोई सिद्धि कर रखी थी क्या? कोई आत्मा थी उनके आसपास? मैं जैसे ही आंटी से ये पूछता हूं, आंटी की आंखें बहुत बुरी तरीके से लाल हो जाती हैं। वो बार बार अपने मुंह पर हाथ रखती हैं और वो कहती हैं कि उन्हें आगे नहीं बोलना है, आगे नहीं बोलना है। मैं अपना रुद्राक्ष निकाल कर आंटी के गले में डाल देता हूं और उनसे बार बार पूछता हूं कि मुझे बताइए कि आखिरकार वो क्या था, क्या दिक्कत हुई थी वहां पर, कैसे आ रहे थे अंकल के पास इतने सारे पैसे और कैसे ये सारी चीजें बिल्कुल सही हो रही थी। मैं ये सारी चीजें आंटी से पूछ ही रहा होता हूं कि अंदर मैं क्या देखता हूं कि एक ब्लैक फिगर खड़ा हुआ है जिसके शायद पैरों में कोई बहुत बड़ी सी पायल है। मैं देखता हूं कि वो पायल 2 बार खनकती है। साफ साफ समझ में आ रहा था कि कोई ब्लैक फिगर है जिसको मैं शायद ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पैर में 2 बड़ी बड़ी पायल हैं जो वो दोनों पैर से उछल रहा है या उछल रही है। पायलों की खनकने की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और जैसे जैसे वो आवाज बढ़ती है आंटी उतना ही ज्यादा परेशान होती चली जाती हैं। मुझे लगा हो ना हो इस कमरे से कोई ना कोई राज जरूर जुड़ा हुआ है। मैं जैसे ही उस कमरे की तरफ जाता हूं, मैं क्या देखता हूं कि वहां पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ शांत है। मैं पीछे पलटकर आंटी की ओर जैसे ही देखता हूं, मैं क्या देखता हूं कि आंटी जिनके पैरों में पायल ऑलरेडी है, वो अपने दोनों पैरों को जमीन पर पटक रही होती हैं। मैं जैसे ही उनके पास जाकर देखता हूं, उनकी आंखें बिल्कुल नम हो चुकी होती हैं, ऐसे जैसे वो खुद के बस में ना हो। वो अपने दोनों हाथों को आगे करती हैं और वो कहती हैं कि मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे गुरु का दिया हुआ रुद्राक्ष इनके गले में है, उसके बावजूद ये ऐसा कर रही हैं। मैंने उनके सामने अघोर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर के बाद उन्हें अचानक से होश आता है और वो मुझसे कहती हैं कि उन्हें क्या हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आप बार बार ये मुझसे कह रही थी कि काम बताओ, काम बताओ। आखिर किस काम की बात आप कर रही थी और आप अपने दोनों पैरों को ऐसे क्यों खनका रही थी जैसे आपने कोई बहुत बड़ी सी पायल पहन ली हो, और मुझे उस कमरे से पायल की आवाज कैसे आ रही थी?
आंटी मेरे इन सारे सवालों को सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें वहां से लेकर जाऊं। उन्होंने अपने फोन में ये चीज टाइप करी। वो बोल भी नहीं सकती थी। मैं समझ गया कि कोई ना कोई ऐसी एंटिटी जरूर है, कोई ना कोई ऐसी आत्माओं का प्रवेश है जो शायद पढ़ नहीं सकती हैं। कभी कभी आत्माएं पढ़ती नहीं हैं, वो सिर्फ भाषा समझती हैं। मैंने आंटी को उठाया और किसी बहाने से घर के बाहर लेकर आ गया। धीरे धीरे चलने पर एक शिव मंदिर आया जहां पर मैंने आंटी को बैठाला और मैंने उनसे पूछा कि अब मुझे बताइए कि ये सारी घटनाएं क्या थी और क्या हुआ था अंकल के साथ। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं। आप इतना श्योर होकर कैसे कहती हैं कि वो कभी वापस नहीं लौटेंगे? आखिर क्या राज है इसके पीछे? उन्होंने कहा कि एक आत्मा है जो मेरे पति को ले गई है, जिसका नाम है दिवालन। किसी की मदद करने के चलते मेरे अंकल हमेशा के लिए जा चुके थे और उन आंटी को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अब वो कभी लौटेंगे नहीं। मैंने माँ से अपनी जब ये सारी बात पूछी 15 साल बाद, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जो शायद वो ना बता पाए। उन्होंने मुझे आंटी के पास वापस भेजा, लेकिन जब मैं उनके पास आया, उनके घर में रुका, तो मैंने देखा कि कोई पैर है जिसके 2 पायल हैं और वो जोर जोर से खनक रही हैं। मैं पीछे पलटकर जब आंटी को देखता हूं तो आंटी भी अपने पायलों को जोर जोर से खनका रही होती हैं और हाथ उनके सामने होते हैं। वो ये कह रही होती हैं कि मुझे काम बताओ। मेरी रुद्राक्ष माला भी उनके गले में किसी तरह का कोई असर नहीं डाल पा रही थी। इसके बाद जब मैंने अघोर मंत्र का उच्चारण करके उनके सामने रखा, तब उन्हें होश आया और उन्होंने मुझे वहां से अपने घर से दूर ले चलने को बोला। तो मैं उन्हें एक शिव मंदिर ले जाकर बैठाल देता हूँ। वहां उनसे पूछता हूँ कि आखिरकार अंकल आए क्यों नहीं, क्या बात है। अगर इसके पीछे उन्हें कोई सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल रीजन लगता है तो वो मुझे प्लीज शेयर करें, शायद मैं कोई हेल्प कर पाऊं। तो उन्होंने बताया कि अंकल को वो ले गई है, वो शायद कभी उन्हें वापस ना दे। मैंने पूछा कौन? तो वो कहती है दिवालन। दिवालन एक ऐसा नाम था जो शायद मैं पहली बार सुन रहा था। मेरे पैरानॉर्मल रिसर्च की जितनी भी एंटिटीज रही हैं उनमें कभी मैंने दिवालन का जिक्र नहीं सुना। दिवालन बोलने के बाद वो बहुत तेज कांपने लगी, ऐसे जैसे उन्हें दिवालन दिख रहा हो। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो एंटिटी कोई मेल है या फीमेल, या कोई ऐसी एंटिटी है जिसको किसी साधक ने अपने किसी ऊर्जा से बनाया हो। मैंने इस बात की पुष्टि करने के लिए अपने दोस्त को फोन किया जो कि एक बहुत बड़ा साधक था। मैंने उससे पूछा दिवालन कौन होती है, तो मेरा दोस्त भी कुछ ना बोल सका। उसने कहा कि उसने कभी किसी ऐसी एंटिटी का जिक्र सुना था, पर वो बहुत भयानक होती है। यदि तुमने उसकी पूरी कहानी सुनी तो शायद वो तुम्हें भी ले जाए। इसके बाद मेरे दोस्त का फोन कट जाता है। मैं आंटी से पूछता हूँ कि आखिर आप मुझे बताएं कि क्या है दिवालन, होती क्या है ये, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि आखिरकार ये किस तरह की आत्मा होती है। मेरी आंटी ने उसके बाद बताना शुरू किया। आंटी ने बताया कि जैसे जैसे उनके पास पैसे आते रहे, उनके पति और वो दोनों लोग बहुत खुश होते गए। 2 महीने बीत चुके थे। आंटी ने अंकल से पूछ ही लिया कि आखिरकार ये सारे पैसे वो लाते कहाँ से हैं। तो अंकल ने उस दिन राज खोला। उस दिन उन्होंने बताया कि उनके पास एक ऐसी ताकत है जो रात को घर का दरवाजा खोलकर उनके लिए सोना लेकर आती है, और जो कोई भी उसके रास्ते में आता है उसे वो मौत के घाट उतार देती है। उन्होंने बताया कि उस दिन शायद शुक्रवार था और दिवालन को बुलाने का समय भी। उनके पति ने बताया कि एक ऐसी आत्मा है जिसको खुद से बुलाया जाता है और उसके बाद उसे एक कुंवारी लड़की का खून दिखाकर बोला जाता है कि तुम मेरा काम करो। यदि वो काम करके ले आएगी तो उसे कुंवारी लड़की का खून पीने को मिलेगा। मैंने आंटी को बीच में रोकते हुए पूछा कि कुंवारी लड़की का खून कहाँ से आता था आपके घर में, और क्या अंकल किसी कुंवारी लड़की का खून लाते थे? तो आंटी ने बताया कि हाँ, शायद वो किसी को मारकर उसका खून लाते थे। मैंने उनसे पूरा प्रोसेस पूछा और उन्हें यह आश्वस्त किया कि कुछ भी हो जाएगा, मैं उन्हें बचा कर रहूंगा। किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा आपके पास भटकेगी भी नहीं।
तो आंटी ने बताना शुरू किया। आंटी ने कहा कि उसके बाद मेरे पति मेरे सामने एक काली साड़ी लेकर आते हैं और उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है जिसमें शायद कोई पानी भरा होता है। अंकल कहते हैं कि अब हम लोग उस कमरे में चलते हैं और मैं तुम्हें यह शक्ति दिखा तो रहा हूं, लेकिन कभी किसी से इसका जिक्र मत करना, वरना अगर तुमने जिक्र किया तो सुनने वाले के पास दिवालन चली जाएगी। उसके बाद अंकल आंटी को लेकर उस कमरे में जाते हैं। वहां आंटी क्या देखती हैं कि एक सफेद सा घेरा बना हुआ है आटे से। उसके अंदर शायद एक खोपड़ी रखी हुई है किसी की। खोपड़ी पे किसी का खून है, कुछ बाल हैं और कुछ नाखून है जो रखे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक से क्या होता है कि आंटी को ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई है। अंकल कहते हैं कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, दिवालन आएगी, तुम्हें डराएगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। आंटी को ये पहली बार सारी चीजें दिख रही थी क्योंकि वो इन सब भूत प्रेत अंधविश्वास में थी ही नहीं। शायद अंकल उस रात जब बाहर निकले थे तभी उनके साथ कुछ हुआ होगा। उसके बाद आंटी क्या देखती हैं कि अंकल उस बीच गोल घेरे में जाते हैं और उस मुंड के ऊपर काली साड़ी रख देते हैं। उसी के साथ साथ वो सिंदूर, कुछ गहने और कुछ सजावट का सामान, एक आलता का डब्बा और न जाने क्या क्या रख देते हैं। उनके हाथ में एक लोटा जल होता है। आंटी बताती हैं कि उसके अंदर नाले का पानी था। वो उस पानी को हाथ में लेते हैं और जोर से घेरे के बीच में उस पानी का छिड़काव कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक अजीब सी धुंध छा जाती है, एक बहुत दिल को दहला देने वाली धुंध। शायद आंटी को क्या दिखा कि करीबन 10 मिनट के बाद वहां पर उस गोल घेरे के बीच में एक काली साड़ी पहने हुए औरत बैठी हुई है और वो लगातार रोए जा रही है। उसके दोनों हाथ आगे हैं और वो बार बार ये कह रही है कि मुझे काम बताओ, 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 मुझे काम बताओ। आंटी देखती हैं कि वो अंकल जो है उसके पास शायद एक कपाल होता है या कुछ कपाल के जैसा ही होता है, उसमें खून लेकर जाते हैं और वो कहते हैं कि आज जाकर तुम्हें यहां से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां से करीबन 10 लाख के गहने चोरी करके लाने हैं और जब तुम करके लाओगी तो तुम्हें एक बूंद कुंवारी लड़की का खून वो उन्हें देंगे। तो तुम्हें एक बूंद कुंवारी लड़की का खून मिलेगा जिससे तुम जिंदा रह पाओगी। अंकल इतना बोलते हैं और 5 मिनट के बाद सामने के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। उनके घर का नक्शा ही कुछ ऐसा था कि दरवाजा खुलते ही सामने का फ्रंट डोर दिखने लगता था। सारे दरवाजे खुल जाते हैं और वो दिवालन अपने दोनों पैर में पायल पहनकर उन आवाजों के साथ गेट से बाहर निकल जाती है। अंकल तब तक कोई मंत्रोच्चारण लगातार करते रहते हैं। करीबन आधे घंटे के बाद वो पायलों की आवाज फिर से आती है और आंटी क्या देखती हैं कि दिवालन वापस से अंदर आती है। उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ होता है, ऐसे जैसे उसको किसी ने खून से नहला दिया हो। उसके हाथ में गहने होते हैं, वही 10 लाख के, और वो गहने अंकल के पास ले जाकर रख देती है और वापस से उस गोल घेरे में जाकर कहती है कि मुझे खून पिला दो। जैसे ही अंकल एक बूंद खून उस गोल घेरे में गिराते हैं, आंटी क्या देखती हैं कि वो औरत जो दिवालन है वो दोनों घुटने के बल बैठकर उस खून को चाटने लगती है, ऐसे जैसे वो खून इस दुनिया की आखिरी बूंद हो और उसे बहुत जोर से प्यास लग रही हो। और ये पीने के साथ ही साथ वो दिवालन वहीं पर सो जाती है। जैसे ही वो सोती है, अंकल के पास शायद कोई कवच होता है। उस कवच को लेकर और आंटी को पीछे कर कर वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं, सारे गहने हाथ में लिए हुए। उसके बाद उस कवच को सामने लगे उस दरवाजे पर लटका देते हैं। अंकल कहते हैं कि इस कवच को कुछ भी हो जाए खोलना मत। जब आंटी ने सारी बात पूछी कि आखिरकार ये कहां से मिला, कैसे मिला, तो वो बताते हैं कि जिस रात उन्हें सुसाइड करने का मन हुआ था, जिस रात वो यहां से जा रहे थे, रास्ते में एक कोई आदमी था पागल टाइप का, उसको बहुत भारी चोट लगी थी। शायद किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया हो,
तो अंकल ने उसकी मदद करी। वो शायद काले कपड़े में था और उसके गले में कुछ मालाएं वगैरह भी थी। एक पंडित के जैसा ही, लेकिन कुछ अलग लग रहा था वो। अंकल ने बताया कि जैसे ही उन्होंने उसकी मदद करी, सामने ही एक मेडिकल स्टोर से लाकर उसके पैर पर एक दवा लगाई, वो खुश हो गया। उस आदमी ने अंकल से कहा, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। सुना है तुम मरने जा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूं जिसके बाद तुम्हें मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, लोगे? अंकल ने ये सारी बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने हामी भर दी। उसके बाद उस अजीब से दिखने वाले शख्स ने अंकल को किसी एक शमशान में बुलाया और वहां बुलाकर एक अजीब सी क्रिया कराई। एक ऐसी क्रिया जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने सोचा होगा, ना ही कभी किसी ने सुना होगा।